पहले वाले धमाके पे कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि वो बड़ा वाला फाड़ लिया इन्होंने या तो वहाँ पे सब कन्फ्यूजन था। और तो वो सबसे पहला बंदा वो पहुँचा था मेरे पास, और वो खड़ा होकर मुझे ऐसे मेरे पैर की तरफ देख रहा था। तो मैंने उसके पैर पे फिर ऐसे मारा और मैंने बोला साले पैर ही तो गया है, बाकी नहीं है, बचाएगा नहीं क्या, उठा। वो जहाँ पे कांटेक्ट होना था, जहाँ मिलिटेंट आने थे, वो शायद नहीं आए, और गांव के बाहर हम लोग बैठे थे, वहाँ मिलिटेंट आ गए। तो उनसे हमारा कांटेक्ट हो गया। तो उनमें से एक मिलिटेंट जो एक मिलिटेंट हमने जो जिसको ठोका, वो मेरी गन से हुआ है। टीम जा रही है, टीम की आंखें स्काउट है, टीम के कान स्काउट है, टीम का माइंड पीछे है जो अधिकारी लेके जा रहा है, लेकिन टीम की आंखें और कान स्काउट। वो हर चीज़ सामने देख के पहला इम्पैक्ट उसने झेलना है, पहला रिएक्ट उसने करना है, पहला एक्शन उसका होना है स्काउट का, और वो हर चीज़ वो देख के पीछे फॉरवर्ड करेगा। आगे की कंडीशन क्या है, हमको चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, कंडीशन कैसी दिख रही है, जंगल का बिहेवियर कैसा है। तो मैं नीचे बैठा, माइन पे नीचे बैठ गया मैं, और मैंने उसको बोला कि पीछे हट, मैं देखता हूँ। तो मैंने जैसे ही बैठे हुए वेट शिफ्ट किया, दोनों पैर पे बैठा हुआ था, तो जैसे ही वेट शिफ्ट किया ब्लास्ट हुआ और हम दोनों पीछे गिरे हुए थे। और जैसे हम पीछे गिरे तो मेरे मुंह से सीधा ही निकला कि देखा मैंने बोला था साला है कोई है। तो उसने बोला एक ही गोली क्यों निकली? तो मैंने बोला सफाई नहीं करते होंगे साले। दिल्ली जाके फिर उन्होंने बोला कि यार पैर दूसरा लगवाएंगे। तो मैंने बोला ये भी ठीक ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वो लग रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, दौड़ने वाला देखते हैं ना, दौड़ा नहीं जा रहा तो फिर क्या फ़ायदा है, तो दौड़ने वाला देखते हैं कहीं। तो एक दो जगह हमने पता किया, उन्होंने बोला कि स्पेस कम है, इस वजह से दौड़ने वाला नहीं लगेगा। तो हम लोग चले गए पैर कटवाने के लिए। क्या? हम लोग चले गए और ऊपर से पैर कटाने के लिए। बोला यार कैसा लग रहा है तेरे को? मैं बोला कटवा देते हैं। तो बोला पक्का ना, देख ले एक बार, सोच ले। तो मैंने बोला सोच लिया, जो कटवाना है। तो क्योंकि वो आपको जो लिम्स दौड़ना लगवाने थे वो दौड़ने वाले लगवाने। मुझे दौड़ने वाला चाहिए था। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों, वर्दी वाले देख रहे हैं आप। और आज वर्दी वाले में एक बेहद खास मेहमान, हवलदार अजय कुमार, 5 पैरा SF। सर बहुत स्वागत है आपका। आपके किस्से कहानियां अब तक हमने पढ़े और आज मौका मिला आपसे बातचीत करने का। तो दर्शकों से हम यही उम्मीद रखेंगे कि वो जब इस बातचीत को सुने तो जो मकसद है इस बातचीत का वो पूरा हो, कि मोटिवेशन उनको भी हासिल हो। और आपने जो अपने जीवन में किया है वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो कल्पना जब व्यक्ति करता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये कैसे संभव कर दिया आपने। ऑपरेशन में आपने अपना पाँव गंवाया, उसके बावजूद आप पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, आप हर कुछ वो कर रहे हैं जो सामान्य इंसान करने से 100 बार पहले सोचेगा, लेकिन वो आप अब कर रहे हो। और इसकी घटनाओं के बाद और ज़्यादा आपने करना शुरू कर दिया। बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे सर आपका। सबसे पहले तो बात करेंगे कि सर फौज की यात्रा क्यों, घर से कोई था, आप पहले हो, कैसे क्या शुरुआत हुई? तो ऋषि जी जय हिंद। तो पहले तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत, आपके चैनल को, आपके व्यूवर को और सबको मेरी तरफ से जय हिंद। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे पॉडकास्ट करने का मकसद केवल इतना सा है कि आज के जो यूथ हैं वो इसको सुने और इससे मोटिवेट हों। इससे उनको कम से कम इतना एक ज़िंदगी में ना, जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको फेस करने का, उनसे निकलने का और उनको समझने का, प्रॉब्लम्स को रीड करने का एक तरीका उनको बेसिक आ जाए, और उनको ये समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो सकती हैं, कितनी बड़ी हैं, और उनसे कैसे निकलना है, कैसे उनको फाइंड आउट करना है कि कौन सी प्रॉब्लम किस लेवल की है और कैसे वो निकल के बाहर आ सकें। और मेरे पॉडकास्ट करने से अगर एक सिंगल एक पर्सन को भी अगर मोटिवेशन मिलता है तो मैं समझूंगा कि मेरा पॉडकास्ट करना यहाँ पे सफल हो गया है। और रही बात आपने पूछी कि ऋषि जी आप पूछ रहे मुझसे कि मैं फ़ौज की तरफ मेरा कैसे ध्यान गया या कैसे मेरा रुझान बना या फिर कैसे मैं मोटिवेट हुआ किसी से। तो गांव में, मेरे गांव ज़्यादातर फ़ौजियों का ही है, और हम इनफैक्ट हम 4 भाई हैं, 4 में से 3 भाई हम फ़ौज में ही हैं। तो अच्छा। हाँ, वो तो चलो मेरे बाद में हुए, लेकिन उससे पहले भी एक
कोई मेरे पापा के अच्छे दोस्त थे, वैसे मेरे रिश्ते में भाई लगते हैं वो। तो उनको देख के मैं उनसे इंस्पायर हुआ और उनको देख के ही मैंने फ़ौज की तरफ अपना अच्छा। मूड बनाया। और ये तकरीबन मैं 7th क्लास के आसपास था, तब से मैंने प्लान कर लिया था कि मैं फ़ौज में जाऊंगा, और तब से मैंने अपना ग्राउंड ट्रेनिंग शुरू कर दिया था। अच्छा। 17.5 साल की एज में मैं फ़ौज की तरफ मतलब फ़ौज में चला गया था। तो फौज में गए आप, और आपकी लेकिन पैरा, लोग जब सुनते हैं कि पैरा फोर्सेस का बंदा है तो फोर्सेस को लेकर वैसे ही रिस्पेक्ट है। पैरा फोर्सेस का नाम सुनने पर आदमी थोड़ा सा और ऐसा हो जाता है कि क्या पैरा का बंदा है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग के बारे में हमने सिर्फ पढ़ा है और हमारी कल्पनाओं से परे है ट्रेनिंग को पार कर लेना। आप लोगों, वो कैसे आया आपके मन में कि अब आपको अब ये भी करना है? पहले तो फौज में जाना था, अब उस पे से भी आप पैरा ऐसे पे चले गए। तो पहले तो फ़ौज में जाना उस टाइम पे आसान था। उस टाइम पे ना बहुत सारी वैकेंसीज़ रहती थी। 99 के बाद जो वैकेंसीज़ निकली, फ़ौज की जो ज़रूरत पड़ी, जो देश को लगा कि बहुत सारे फ़ौजी भर्ती करने चाहिए, तो 99 के बाद तकरीबन 2-3 साल तक ये प्रोसेस चला होगा। तो हमारे टाइम पे भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ निकलती थी। तो इतनी भर्तियाँ होती थी कि हर महीने कहीं ना कहीं, हर महीने में एक एक दो भर्ती उस टाइम पे होते रहती थी, निकलती रहती थी। तो मैंने 3-4 भर्तियों में ट्राई किया। तो पहली भर्ती में जहाँ पे गए वहाँ डंडे पड़े, फौजियों ने खूब पीटा, वहाँ पे भीड़ हो गई थी ज़्यादा और ज़्यादा लोग पहुँच गए थे उम्मीद से ज़्यादा। तो गेट पे ही पीटे हम लोग, वहाँ से मैं वापस आ गया। तो दूसरी भर्ती मैंने देखी और उसमें मेरा लगभग क्लियर हो गया था। और लेकिन उससे पहले फिर मैंने एक और दूसरी जगह देख लिया था, रानीखेत में गया था, रानीखेत में देखा, फिर उसके बाद लखनऊ में देखा, फिर मतलब 4-5 मैंने बैक टू बैक भर्तियाँ देखी। और लेकिन असली वाली भर्ती में एक मतलब जिसका मेरा पैरा की तरफ जाने को दिल किया, वो मैं बेंगलोर गया था। और बेंगलोर जाके पहली वाली भर्ती जो मैंने देखी उसमें उस टाइम पे ऐसे ही हम लोग भी बाकी बच्चों की तरह ही होते थे। तो भर्ती तो देखनी थी, लेकिन क्या होता था, मैं बाहर भर्ती देखने इसलिए जाता था क्योंकि मुझे 5,000 रुपये मिलते थे पापा से कि अगर हरियाणा में अंदर की भर्ती है, हरियाणा की भर्ती है, तो मुझे 2,000 रुपये और 2,000 रुपये और बाहर की अगर भर्ती है तो मुझे 5,000 रुपये। तो मैं 5,000 रुपये के लिए ज़्यादा भर्ती देखता था। अच्छा। कि 5,000 रुपये मिल जाएंगे और इन्जॉय करेंगे और एक आध दोस्तों को ले जाएंगे साथ। तो दूर की भर्ती इसलिए भी मैं ज़्यादा वो कर रहा था। तो हम लोग बेंगलोर गए, बेंगलोर जाके फिर मैंने पहली ही भर्ती में, तो पहले दिन जैसे पहुँचे थे तो पहले दिन मैंने मूवी देखी थी, कोई मूवी लगी हुई थी वहाँ पे, मुझे कुछ कहना है मूवी का नाम था उस टाइम। तो मैंने देखा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा यार दोबारा देखनी चाहिए। फिर मैंने नाइट वाला शो देखा, फिर नाइट वाला देखा तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आया। मैंने बोला एक बार तो और देखनी चाहिए। तो अगले दिन मेरे सारे दोस्त थे वो भर्ती देख रहे थे, मैं मूवी देख रहा था। तो 10:30 वाला शो मैंने देखा, तो सभी दोस्त वहाँ भर्ती देख रहे थे। मेरे को नहीं पता था पैरा क्या होता है। पैरा की थोड़ा बहुत पता था कि हाँ ये अलग से कुछ होते हैं, लेकिन मैंने देखा नहीं था। तो जब मैं मूवी देख के अंदर उनके पास तक गया वहाँ पे, तो अंदर तो घुसने नहीं दिया उन्होंने, लेकिन मेरे दोस्त सब अंदर थे तो मैं बाहर ही बैठ गया। वो ऊपर से ना पैराग्लाइडर जैसे उड़ते हैं वो उड़ रहे थे, पैरामोटर बोलते हैं उनको। तो मैंने उनको देखा, यार ये क्या है। तो वहाँ देखा कि यार ये ज़िंदगी तो कुछ अलग ही है। तो यहाँ ये है असली जगह जहाँ मुझे होना चाहिए और जहाँ मुझे मतलब ज्वाइनिंग करना चाहिए, ये वो जगह है। तो वो वाला तो मैं देख नहीं पाया और मैंने बड़ा मिस किया। मैंने बोला यार तुम मतलब ये मैं देख लेता और इसमें हो जाता तो आज ये एक सपना और मतलब अलग से जो बन रहा है ये पूरा हो जाना था। तो वहाँ से फिर मेरे को लगा कि मुझे इसमें आना चाहिए। फिर नेक्स्ट वाली भर्ती जब हुई तो मैंने पता करके रखा हुआ था, तो पहली भर्ती देखी और उसमें मैं हो गया था। अच्छा। हाँ। और उसके बाद फिर आप फौज में शामिल होते हैं और फिर ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग में बीच में मेरा पैर टूट गया था 6 महीने के बाद। ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में, हाँ। ट्रेनिंग में मेरा पैर चोट लग गई थी, गिर गया था, मेरा पैर टूट गया था। अच्छा। और उसके बाद दोबारा रिकवर किया, फिर ट्रेनिंग पूरा किया। पैरा का ट्रेनिंग पूरा होने के बाद फिर आप चूज़ करते हो कि आपको कौन सी यूनिट में जाना है। तो उस टाइम पे मेरी यूनिट जो 5 पैरा से हूँ मैं, तो 5 पैरा सब उस टाइम पे एक ऐसी यूनिट थी जिसमें ज़्यादातर लोग फ्री स्टाइल होते थे। फ्री स्टाइल का मतलब है कि आप पे ज़्यादा आप मतलब किसी काम करने के तरीके पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं होंगी, और आप मतलब बाकियों से ऐसा लगे कि ऑपरेशंस करने के लिए लोग जाने हाँ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये रीज़न रहा कि वो यूनिट उस टाइम पे J&K में थी।
हाँ, तो हमको लगा था कि पहली यूनिट ऐसी कोई मिले जिसमें जेएंड के सीधा जाने को मिले। धाड़ और धूड़ एकदम बस जो बस है। होता भी वही है, और उस टाइम पे लगता भी ऐसा ही है कि पहला यूनिट ऐसी मिल जाए बस सीधा जेएंड के। तो इसलिए भी हम लोग 5 पैरा में आए। तो मैं वहाँ से फिर मैं 5 पैरा गया। 5 पैरा जेएंड के में थी उस टाइम। सर थोड़ा सा 5 पैरा के बारे में या पैरा फोर्सेस के बारे में अगर आप बताना पसंद करें तो। पैरा फोर्सेस तो सारी यूनिटें तगड़ी हैं, सारी अपने अपने रोल में अपने अपने काम में सब माहिर हैं। और पैरा स्पेशल फोर्सेस का काम थोड़ा सा बाकी यूनिटों से, बाकी रेजिमेंटों से थोड़ा अलग रहता है। और क्योंकि उनके टास्क थोड़े अलग टाइप के होते हैं और उनको तैयार अलग ही काम के लिए किया जाता है। और ऐसे ऑपरेशन ऐसे काम के लिए हर यूनिट का भी अपना अपना अलग टास्क होता है। तो अपने अपने फील्ड में ना सब माहिर हैं, सब तो अच्छी तगड़ी आप पलटन लोगों को तो पैरा वालों को तो भूत भी कहा जाता है। आपने मेजर जैकब सर की बात सुनी कहीं? नहीं, वैसे भी लोग कहते हैं हाँ, कि क्योंकि कहीं भी कहीं से भी अचानक से निकल जाते हैं ना। चक्कर क्या है कि हम लोग उस काम के लिए बैठते हैं 10-10 12-12 घंटे कहीं छुप के बैठना पड़ता है, तब वो भूत की तरह प्रकट होना पड़ता है किसी के सामने। हम बिल्कुल उस पर आएंगे सर। तो सर जेके पहुंचे आप, आपने जैकब सर का नाम लिया, हम उनकी बारे में भी थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। लेकिन आप जेके पहुंचे सर, तो फिर कैसी शुरुआत रही आपकी जेके के अंदर? जाते के साथ फील्ड ऑपरेशंस मिले आपको, क्या हुआ? यूनिट में जाने के बाद आपको, जब आप ट्रेनिंग कर चुके होते हो तो आपको ऐसा लगता है ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी और अब यूनिट में जाना है। यूनिट में आपको अच्छे काम, मतलब अच्छे से मतलब अच्छे इन द सेंस ऑपरेशंस, क्योंकि उसी काम के लिए आप तैयार किए जा रहे हो। तो आपको लगता है कि वहाँ जाके आप सीधे बस ठोकोगे और ये सब सब फाइट वाइट होगी ये सब, क्योंकि उस टाइम तक हम सिविल के हिसाब से या फिल्मी माहौल के हिसाब से ही सोचते हैं ना। तो वहाँ जैसे ही गए तो वहाँ दोबारा से फिर रगड़ा शुरू हो जाता है और आपके 3-4 महीने फिर ऐसे निकलते हैं जैसे आपको लगता है कि कहाँ गलत पंगा ले लिया। तो, तो वो तो जो वो वहाँ का पीरियड होता है, प्रोविज़न पीरियड जो होता है यूनिट का, उसमें आपको इतना घिसा जाता है, इतना घिसा जाता है चमकाने के लिए। तो आपको बस घिस घिस के इस लायक बना दिया जाता है कि आप हर माहौल में वहाँ सर्वाइव कर पाओ, ऑपरेशंस कर पाओ और लड़ने के लायक हो जाओ। तो आप जब गए तो आपकी यूनिट में आपके क्षेत्र के लोग बाग थे या दूसरे क्षेत्र के लोग थे? बोली, भाषा, रहने सहने का तरीका, ये सब कैसे हाँ, एडजस्ट हुआ? नहीं, यूनिट में काफ़ी सारे लोग, हम एक ही जगह के, हम तकरीबन, मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा के मेरी यूनिट में काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पे। मेरे आसपास के बहुत सारे लोग थे। हम इनफैक्ट हम जो एक साथ जितने लोग मतलब ट्रेनिंग करके गए थे उनमें से भी काफ़ी सारे हम लोग साथ ही थे। और वैसे नहीं भी होते हैं तो फौज में माहौल बन जाता है, आप कहीं के भी हाँ, हो, वो तो कोई भी कास्ट हो, ब्रदरहुड जो है वो। कोई भी कास्ट हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी कलर हो, ये सब मायने नहीं रखती है। फौज बस फौज है और सब एक जैसे ही होते हैं। सर तो रगड़ा हो गया आपका जाने के बाद, तो मौका कब मिला आपको जब आपसे कहा गया कि आज आप, कॉम्बैक्ट, कि आप चल रहे हैं, आज आप आज वो दिन आ गया है अब आपके लिए? मेरा पहला दिन तो कॉम्बैट, हमारा पहले तो जहाँ प्रोविज़न होता है वो पूरा बर्फ़ में था। उस टाइम पे यूनिट जहाँ पे थी वो पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ का लोकेशन था। तो हमने पूरा रगड़ा बर्फ़ में खाया है। हमने बर्फ़ में फ्रंट रूल काटे हैं, अरे बर्फ़ में हमने जिया है बहुत। और वहाँ से 3-4 महीने के बाद हम लोग, जैसे हमारा प्रोविज़न वहाँ से ख़त्म होता है तो हम लोग कहीं दूसरी जगह लोकेशन हमारा शिफ्ट हो जाता है। हाँ। और जहाँ पे लोकेशन शिफ्ट होता है तो वहाँ भी आपको ढालना पड़ता है उन लोगों को। तो वो अपने हिसाब से देख लेते हैं कि ये बंदे का टैलेंट क्या है और ये मतलब कितना एक्टिव है और इसको क्या ड्यूटी देनी चाहिए, क्या काम इसे लेना चाहिए। और एज ए स्क्वाड आप उस बंदे को कहाँ खड़ा करना चाहोगे। तो वहाँ पे मुझे जो जगह मिली वो स्काउट की जगह थी। और तो मुझे स्काउट होने में मुझे भी काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि हाँ यार मैं स्काउट चल रहा हूँ और आगे सबसे आगे फेस। आप और तलवार का वो पहला हिस्सा है जो सबसे पहले घुसेगा। सबसे पहले घुसेगा। तो उसमें भी हम 2 लोग थे, मैं और एक दूसरे प्रवीण पाटिल, महाराष्ट्र के हैं वो। तो हम दोनों ही लोगों में ये झगड़ा रहता था कि आगे कौन मतलब आज स्काउट तुमने चलना है या मैंने चलना है। तो हमारा ये झगड़ा रहता था। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि आगे कल कोई और चला जाए, लेकिन हम लोग ये सोचते थे कि आज मेरा नंबर है और ज़बरदस्ती बोल के मैं कि कि आज मुझे मेरा जाने नंबर दो। है। हाँ। तो हम दोनों में आपस में ये रहता था। तो वहाँ से मैं स्काउट किया मैंने। और स्काउट के दौरान ही मतलब 1-2 जगह फायर भी आया हम पे। और पहला तो ये हुआ कि पहला जो फर्स्ट टाइम मैं बाहर निकला, तो फर्स्ट टाइम बाहर निकला तो मुझे स्पोर्ट वेपन होता है एक एमएमजी, तो मीडियम मशीन गन होती है, उसमें बेल्ट लगती है पूरी। तो गोलियों की मैगजीन नहीं चढ़ती, पूरी बेल्ट चढ़ती है। और उसका वेट ठीक ठाक होता है।
और मेरे कंधे पे वो रखा इन्होंने, मतलब जानबूझ के रखना पड़ता है, एक बार उसको पता लगे कि हम कहाँ पे हैं, मतलब बंदे का लेवल क्या है और ये आगे इसको कैसे हम ले जा सकते हैं। तो पहले में ही मेरे ऊपर डेढ़ डेढ़ बेल्ट थी, एक बेल्ट चढ़ी हुई थी, एक बेल्ट बैग में थी और पर्सनल लोड था ऊपर से 30-35 केजी, और ऊपर से एक एमएमजी कंधे पे रखी हुई थी। और और मैंने उससे पहले पहाड़ बस केवल इतने ही देखे थे कि मेरे प्रोविज़न में मैंने देखे, उससे पहले पहाड़ों से तो कहीं इंट्रो था ही नहीं। पहली बार निकले वहाँ से तो मेरी हालत ऐसी हो रखी थी, मैं अपने आप से ये सोच सोच के परेशान हो रहा था कि भाई तू चल नहीं पा रहा है और ये दौड़ रहे हैं यहाँ पे। और वो एक्चुअली हुआ ये था कि एक्लाइमेटेशन इतना, मतलब उस हिसाब से, और एक मैं छुट्टी चला गया था बीच में, छुट्टी से भी तुरंत आया था। तो मुझे खुद ऐसा महसूस हुआ कि यार मैं इन पहाड़ों के लिए नहीं बना हूँ। तो फिर मेरे सीनियर थे, मैंने बोला मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि मैं इन पहाड़ों के लिए नहीं हूँ। तो उसने बोला बेटा स्टार्टिंग में ना सब ऐसे ही होते हैं, और 10 दिन के बाद ना तू दौड़ेगा इनमें। तो मैंने बोला मुझे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि क्या होता है पहाड़ों में चलना और कैसा क्या होता है, मुझे उस टाइम पे पता नहीं था। बाकी फिर 10 दिन के बाद वही हालत थी जो बोल रहे थे, और मज़ा आ गया फिर उसके बाद, तो बढ़िया चला है। तो पहले ऑपरेशन का अनुभव कैसा रहा आपका? पहला ऑपरेशन, पहला फायर जो हम पे हुआ है, तो पहला फायर हमारा हुआ कि हम कहीं गांव से जा रहे थे, बीच से रात को निकल के, और अचानक से कोई फायर करके भाग जाता है हम पे, और गांव के अंदर ही घुस जाता है कहीं। तो उस टाइम पे फिर रात को, क्योंकि पूरा गांव सर्च भी नहीं हो पाएगा, तो ऐसा चलता था। तो पहला तो वही रहा, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी पहला कांटेक्ट तो है। लेकिन जब पहली बार गोली चली होगी तो उसकी भी एक फीलिंग रहती होगी ना? पहली बार गोली चली, उसका पता ही नहीं होता कि कहाँ से चल रही है गोली। तो आज भी पता नहीं लगती है कहाँ से चल रही है, क्योंकि गोली कहाँ से आ रही है वो उस टाइम पे पता नहीं लगता है। आपके सामने बंदा है तब तो ठीक है, लेकिन आपके पीछे इधर उधर से चलती है तो आपको आवाज़ तो सुनती है, लेकिन वो आवाज़ किस साइड से आ रही है ये पता नहीं लगता है। ये वो लोग नहीं है यहाँ पे कि आप कान से सुन के बता देगा इस साइड से आओ, पीछे से गोली चला दी, यहाँ से ये मार दिया ये मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब फिल्मी बातें हैं। सामने जो होता है वो। तो फिर पहला कांटेक्ट का क्या रहा सर, कैसा अनुभव रहा सर जब पहला कांटेक्ट हुआ? पहला कांटेक्ट मेरा रहा, मैं कई जगह बता भी चुका हूँ, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ तो बढ़िया रहेगा इसको। तो पहला कांटेक्ट कोई गांव था, कोई जगह थी, और जहाँ पे हम लोग को भेजा गया, तकरीबन रात के 9 बजे हम लोग लग गए थे वहाँ पे। और सुबह के टाइम पे कांटेक्ट हुआ, जहाँ पे कांटेक्ट होना था एक्चुअली, जिस जगह के लिए हम गए थे 10-15 मिलिटेंट वहाँ पे आने वाले थे। अच्छा। 5 कमांडर और 3 उनके साथ, एक मतलब 2 से 3 बंदों की एवरेज लेते हैं जो अपना बना के चलते हाँ हैं। तो 2 से 3 बंदों का हम लेके चल रहे थे, तो तकरीबन 15 के आसपास मिलिटेंट वहाँ पे होने की संभावना थी। आजकल 15 दिखना तो असंभव है, लेकिन उस टाइम पे 15 नॉर्मल होते थे। आप तो बहुत हाई मिलिटेंसी के टाइम पे आप गए, आप हाँ जेके के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जहाँ पे कांटेक्ट होना था, जहाँ मिलिटेंट आने थे, वो शायद नहीं आए, और गांव के बाहर हम लोग बैठे थे, वहाँ मिलिटेंट आ गए 2, तो उनसे हमारा कांटेक्ट हो गया। तो उनमें से एक मिलिटेंट, जो एक मिलिटेंट हमने जो जिसको ठोका, वो मेरी गन से हुआ है, और उससे पहले वो जख्मी हुआ मेरे साथ वाले के से, लेकिन उसको फाइनल जो उन्होंने मरवाया वो मेरे से मरवाया। अच्छा। मेरे साथियों ने, इसलिए क्योंकि मैं नया नया था। हाँ। तो उन्होंने बोला कि तू ठोक, और 2 बार मैं उससे बचा भी, मैं अच्छा। मतलब मरने से बचा, क्योंकि उसने मेरे ऊपर 2 बार फायर किया हुआ था, एक पूरी मैगजीन खाली की हुई। हाँ। हाँ। और ये तकरीबन 20 फीट 25 फीट के आसपास से हुआ होगा। अरे बाबा रे। तो ये मेरा पहला कांटेक्ट था। बाकी फिर कांटेक्ट तो बहुत सारे हुए हैं उसके बाद, कांटेक्ट भी हुए हैं, और कई बार जान भी बची है। इनफैक्ट मेरी 7-8 बार मुझे लग रहा है, मुझे जहाँ तक याद है 8वीं बार में मेरा पैर उड़ा है, बाकी 7 बार में बचा हूँ कहीं ना कहीं। तो लगातार वो जो है वो हर बार कोई ना कोई छोटा एस्केप चलता रहा, और ये वो तो अब आप लोगों के साथ तो ऑपरेशन में ये भी चैलेंज रहता है सर कि जा तो रहे हो, लौट के कब आओगे इसका पता नहीं है। हाँ वो तो कहीं भी जाते हैं तो ये रिस्क तो कहीं भी रहता है, यहाँ भी रहता है वहाँ भी है, लेकिन अब वहाँ गोली का रिस्क रहता है, यहाँ पता नहीं क्या हो जाए, यहाँ कोई भरोसा तो यहाँ भी नहीं है। तो सर जब जेके के अंदर जब आपकी ड्यूटी चल रही थी सर, जब आप इस तरह के काम पे थे आप, तो जो बेसिकली आप लोग जाते हो, घात लगा के बैठते हो, आप लोगों के पास इनपुट होता है कि भाई मूवमेंट हो सकता है, या तो कोई ऐसा टाइम रहा जब बिल्कुल एक लंबे टाइम तक का ब्लॉकेट रहा? मैं पढ़ रहा था कि आपके कि कई बार ऐसी भी स्थितियाँ आई कि 8-8 10-10 दिन तक आप लोग लोकेशन पे रह गए, और वो धीरे धीरे हालत ऐसा रहा कि नींद भी गायब, सब गायब, जगे हुए हैं बस दिनों दिन से। तो वो थोड़ा वो बताइए हमारे दर्शकों को सर।
हाँ, ये आपने कहाँ से पढ़ लिया? ये ऐसा मैंने नॉर्मली तो बोला है, लेकिन इन ऑपरेशंस का मैंने कहीं जिक्र नहीं किया अभी तक। तो हाँ, कुछ ऐसी जगह होती हैं, कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे आप, हम लोग गए तो एक जगह थी, मैं बाकी पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगा इसको मैं। तो एक जगह थी जहाँ पे हम लोग 2 दिन का सोच के गए थे केवल, कि बस 2 दिन के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं, और फिर वो बढ़ के 9 दिन में कन्वर्ट हो गया हमारा। और 9 दिन तक जो हमने सर्वाइव वहाँ किया है, तो 2 दिन के बाद राशन ख़त्म होने लग गया था, ख़त्म मतलब कम होने लग गया था। फिर उसके ड्राई फ्रूट पे आ गए, ड्राई फ्रूट ख़त्म हो रहा था, फिर मतलब ये सब ख़त्म हो गया था। फिर झाड़ पत्ते खाने पे आ गए थे हम लोग, जड़ पत्ते, वहाँ पे कहीं भी ये जड़ें होती हैं, कुछ पत्ते होते हैं, और ये होता है ना, क्या बोलते हैं, मशरूम। तो जंगल वाली मशरूम, ये खा के हम लोग 9 दिन निकाले हमने। तो ये क्यों ऐसा वो इतना लंबा खिंच गया था ऑपरेशन, मतलब सामने की एक्टिविटी? वो सिचुएशन ऐसी थी कि हमको लोकेशन अच्छा मिल गया बैठने का वहाँ पे। अच्छा। हमको लगा कि ये बड़ी तगड़ी जगह है, यहाँ पे कुछ रुकना चाहिए, और वहाँ पे हम लोग 9 दिन रुके थे, और उस टाइम पे 4 किल मिले थे हमको। अच्छा। तो उसका हम जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन हाँ। हाँ ये है कि उस टाइम पे वो अच्छा ऑपरेशन रहा, और 9 दिन हमारा वहाँ रहना सक्सेस हो तो गया। ये पेड़ पौधे जंगली पत्तों ने जो है आप लोगों की जान जान बचाई, बचाई है, पेट भरा। हाँ। और वो जितने बंदे होंगे सब इसी पे सरवाइव कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। हमने क्या किया था, जैसे तीसरे दिन तक हमने सामान को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, मतलब कि अच्छा। पूरा सामान हमने बाहर निकाला, किसी के पास कुछ खाने का बचा होगा छोटा मोटा थोड़ा अच्छा। बहुत, अच्छा। वो सब इकट्ठा किया, दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया। ये वहीं पे हो सकता है, नहीं तो आदमी ना अपना अपना बचा के अपना सब अपना खाने के बचा चक्कर लेता में है, रहते हाँ हैं। सही बात है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, ब्रदरहुड यहीं पे देखा जाता है, और हमारी यही माइंडसेट और यही ट्रेनिंग है कि सबकी जान बचानी होती है हमने, एक दूसरे की, अपने अपने पे नहीं जीतते हम लोग। सर बिल्कुल, तो जिस दौरान आप थे और इस तरह की चीज़ें हो रही थी, और उस वक्त कश्मीर जो है वो बिल्कुल गर्म हुआ पड़ा था, पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही थी, तो आप लोगों का ऑपरेशन में इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता होगा। अभी तो क्या है कि महीने में 1 दिन 2 दिन कोई चीज़ है जो फंस गया, लगातार खोज चल रही होती है, सर्च तलाशी अभियान चल रही होती है, लेकिन अब आजकल चूंकि वो संख्या बिल्कुल शून्य के करीब धीरे धीरे जा रहा है। आप लोगों के टाइम पे पीक था, और उस टाइम आप लोगों को सपोर्ट भी नहीं था, तो फंसे भी आप लोग कभी ऑपरेशन में? क्योंकि उस टाइम तो बड़ा पत्थरबाजी होता था, गांव वाले घेर लेते थे वो तो निकालने के लिए। तो जरा वो बताइए सर, जरा कैसा रहा वो सब अनुभव भी आपका? ये तो कई बार हुआ। ये तो मेरा जब मेरा पैर कटा, उसके बाद भी मेरे जो बाकी वाले जो दोस्त थे, जो मेरे साथी थे, वो पहुंचने पहुंचने में इनकी गाड़ियों के पूरे शीशे टूटे हुए थे। उस टाइम पे पत्थरबाजी का बड़ा शौक चल रहा था इनको। तो उस टाइम पे ये सब पिट के आए वहाँ से। पिट के मतलब, पिटने का मतलब है कि किसी हाँ, को लगा नहीं, लेकिन शीशे मतलब पूरे वो इस टूट तरह गए से थे। हमला और करते थे, आतंकियों को सपोर्ट करते हाँ, थे। वो पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, और पूरे शीशे वीशे तोड़ दिए थे इनकी गाड़ियों तो के। वो और इमोशन कैसे कंट्रोल करते हैं जवान की, मतलब देख रहे हैं कि यार आतंकी है, देश के लोगों को मारने के लिए आया है, लोग बचा रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, वो इमोशन कंट्रोल मतलब उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? सर यही तो सिखलाई है कि आपको वहाँ पे ना ये देखना पड़ता है कि ये जो सामने वाला है, ये मेरा भाई है या ये बाहर से आया हुआ है। और उसी को अलग अलग करने की तो ट्रेनिंग मिलती है हम लोगों को। यही तो देखना पड़ता है कि ये अपने देश का, ये हमारा आदमी है, और ये चलो आज इसके हाथ में पत्थर ही क्यों ना हो, लेकिन है तो अपना ही ना। तो उसको ऐसे ही तो कोई शूट डाउन नहीं कर देगा। तो उसको बस इतना है कि वो लोग, ये हमारे भी समझ में आ रहा है कि ये थोड़े दिन के लिए बहके हैं, इनको समझ में आएगा तो ये वापस आ जाएंगे, और आ भी गए हैं अभी देखो। समझाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनको समझ में आ रहा है। आपके दोस्त भी हैं नंदू सर, तो नंदू सर से भी हमने बात की थी, तो उन्होंने अपने बड़ी के किस्से बड़े सुनाए थे। तो दो चीज़ें जो उनसे पूछी थी वो आपसे भी पहले पूछ लेता हूँ, फिर हम आएंगे आगे ऑपरेशंस पर। तो पहले तो ये कि पहली बार डांट कब पड़ी ऑपरेशन के टाइम पे, और आपके बड़ी का किस्सा जरा बताइए कि, क्योंकि बड़ी जो है एक साथी आपका, आपका जो वेपन सिस्टम है वो आपका दोस्त है, और आपका एक जो बड़ी है वही आपकी सुरक्षा का ख्याल रखेगा, आप तो अपनी सुरक्षा का ख्याल रखेंगे नहीं। तो जरा उसकी भी बातें जरा कीजिए जरा। तो पहला तो आपने पूछा कि मुझे डांट कब पड़ी। तो डांट तो हर कदम पे पड़ी है, और बहुत सारी पड़ी हैं। लेकिन इनसे ना, हर डांट में कोई ना कोई सीख है, हर डांट में आपको कहीं ना कहीं कोई लेसन मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी बचाएगा कहीं ना कहीं। सीनियर जब भी डांट मारेगा, समझ लो कि आपकी जान एक बार बचा दी उसने। तो सीनियर की डांट मिलना तो बहुत अच्छा है कि उसकी ब्लेसिंग आपके साथ है, और उसकी नज़र आप पे है। सीनियर अगर आपको डांट लगाता है, इसका मतलब ये है कि उसकी नज़र आप पे है, और वो आपको बहुत चाह रहा है, और वो आपसे बहुत प्यार करता है कि आपकी जान बचनी चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो डांट खाना मतलब आप लकी हो, पहली बात। और
दूसरा, अगर डांट आपको इसलिए मिलती है कि आप ऑपरेशन में जा रहे हो और कोई गलती करते हो, तो बस वही है कि आप एक बार डांट खाना मतलब एक बार आपकी जान बचना हो गया। तो ये उत्साही जवान की तरह आप भी कई बार जो है कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया होगा, आपने मिलिटेंट के सामने चले गए होंगे, या इस तरह की चीज़ें भी हुई आपके साथ क्या? ये तो ट्रेनिंग में शामिल है सर कि अब कैसे हैंडल करना है। और जब आप अगर स्काउट हो तो स्काउट तो पहले ही जाएगा। ऐसा हुआ है कि फेस टू फेस भी हुए हैं हम लोग, और बहुत सारी गोलियां भी आई हैं और बहुत कुछ हुआ है इसके बीच में। और इसमें ज़रूरी नहीं कि आपकी गलती ही हो, क्योंकि आपको तो जाना ही, किसी न किसी को तो सामने जाना ही है और सामने जाना पड़ेगा क्योंकि आपकी ड्यूटी है। और हमारे दर्शकों की बेहतरी के लिए भी सर, चूंकि हम तो जानते हैं स्काउट, तो स्काउट की भूमिका भी जरा एक बारी आप बता देते हैं हमारे दर्शकों को तो। सर स्काउट ना पूरा जो एक 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 ग्रुप जा रहा है, ग्रुप बोल देता हूँ मैं, ग्रुप से समझ जाएंगे आप। या फिर जैसे हमारी यूनिट में कुछ टीम होती है, एक टीम जा रही है, टीम की आंखें स्काउट है, टीम के कान स्काउट है, टीम का माइंड पीछे है जो अधिकारी लेके जा रहा है, लेकिन टीम की आंखें और कान स्काउट है। वो हर चीज़ सामने देख के पहला इम्पैक्ट उसने झेलना है, पहला रिएक्ट उसने करना है, पहला एक्शन उसका होना है स्काउट का। और वो हर चीज़ वो देख के पीछे फॉरवर्ड करेगा, आगे की कंडीशन क्या है, हमको चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, कंडीशन कैसी दिख रही हैं, जंगल का बिहेवियर कैसा है, हमको सामने कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं आ रही हैं, मिल रही हैं, दिख रही है जो मिलिटेंट से रिलेटेड हो सकती हैं, या फिर ये सारी चीज़ें, ये सारे काम स्काउट के ही हैं। सर तो अब वो बडी का किस्सा रह गया है सर, कि आपने बडी के बारे में थोड़ा अगर आप बताना चाहें तो। बडी टाइम टाइम पे चेंज होते रहते हैं। तो मेरे बहुत सारे बडी हुए हैं, मेरे अच्छे अच्छे बडियों के साथ किस्से हैं। और मेरे कुछ बडी अभी दुनिया में नहीं हैं, और तकरीबन 2 बडी मैंने खोए हैं। तो एक बडी तो मेरा 9 पैरा एसएफ से था, और वो अभी भी मिस करता हूँ मैं उसको बहुत। तो शहीद ओम प्रकाश मेरे बड्डी थे, शौर्य चक्र है मरणोपरांत। तो उनको मैं बहुत याद करता हूँ, और वो मेरे मतलब अभी तक के सबसे बेस्ट मेरे बड्डी, मुझे मेरी याददाश्त में सबसे अच्छे मुझे वो लगे थे। और उसके बाद एक आंसू है मेरे, अच्छे बड्डी रहे हैं वो भी। और सबसे पहले बड्डी मेरे प्रवीण पाटिल थे, जो हम लोग दोनों स्काउट रहते थे। और उस टाइम टाइम पे मेरे बड्डी तो चेंज होते रहे हैं, और सब बड्डी हमारी बॉन्डिंग ना अभी तक हम बड्डियों वाली ही है। तो बाहर ज़रूर आ गए हैं सब लोग, लेकिन बाहर आने के बाद भी हम अभी भी बड्डी ही हैं। देखो बड्डी का ऐसा है कि फ़ौज में बड्डी मतलब आपका माँ बाप भाई बहन दोस्त सब कुछ बड्डी है। वहाँ पे आप बड्डी के भरोसे आप अपनी जान रख के जाते हो कि तू देखना मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं फायर के बीच में जा रहा हूँ, तू संभाल लेना भाई। बस इतना कह के हम आगे निकल जाते हैं। अब बड्डी का रिस्क है, बड्डी का काम है कि उसकी जान की रक्षा करना उसका काम है। तो बड्डी के ऊपर आप जिसके हवाले अपनी जान करके आगे निकलते हो, छोड़ के निकलते हो, तो आप सोच लो कि बड्डी का लेवल किस लेवल पे है और बड्डी का मायने क्या है हमारे लिए। बिल्कुल। और वही बाउंडिंग हमारी बाहर आके भी रहती है। अच्छा। हाँ, तो वो छेड़ना, परेशान करना, मस्ती वो सब करना, वो चलता सब जो है वो चल रहा होता है, और इन सब के साथ सीरियस काम जो है, जो रोल है आप लोगों का, वो भी लगातार चल ही रहा होता है। सर तो अब हम ज़रा उस वाले हिस्से पे आते हैं, ऑपरेशंस पर थोड़े बात करते हैं सर। आपने कई तरह के ऑपरेशंस किए और तमाम चीज़ें करी आपने, लेकिन आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आया जब आपको अपनी पाँव जो है वो गंवाना पड़ा लैंड माइंस ब्लास्ट के अंदर, और ये ऑपरेशन के दौरान हुआ। उसके बाद आपने जो किया हम उस पर बात करेंगे कि वो कैसे करिश्मा किया आपने और तमाम चीज़ों पर, लेकिन इस ऑपरेशन के बारे में बताइए कि कैसे शुरू हुआ ऑपरेशन और क्या रहा, क्यों इस तरह का की चीज़ें आपके साथ घटित हो गई। तो मेरे पैर वाला इंसिडेंट ये हुआ है, सर कोई जगह ऐसी थी जहाँ पे हम लोग कोई ऐसा एक लोकेशन था जहाँ हमको पता लगा, मेजर जैकब इसमें सीनियर थे हमारे। और इनको कहीं से पता लगा कि एक हमारी आउटपोस्ट है कोई, और वहाँ पे कुछ हमारे पड़ोसी आके और कुछ हरकत कर रहे हैं। हरकत मतलब कि वहाँ पत्थर फेंक के, या फिर वो ये चेक करना चाह रहे होंगे वहाँ पे कि ये पोस्ट खाली तो नहीं है तो हम कब्जा कर लें इस पे। ओह। हाँ, या फिर क्योंकि वो लास्ट एक फॉरवर्ड पोस्ट थी जहाँ पे तो उनका सोचना होगा ये कि खाली अगर कभी मिल जाएगी तो इस पे कब्जा कर लेंगे, या फिर और कुछ भी सोचना हो सकता है उनका। वो लोग पत्थर मार मार के 10 दिन में 3 बार चेक कर चुके थे। तो हमारे वाली जो फोर्स है वो फायर कर देती थी और वो वापस चले जाते थे, तो हर बार ऐसा ही चल रहा था।
हम लोग कहीं से आए थे 10 दिन के ऑपरेशन से कहीं से लौट के, और तो शाम को ही हम लोग पहुँचे थे, और शाम को आने के बाद ही 9 बजे के आसपास फिर मेरे जैकब सर आए वहाँ पे, और उन्होंने हमको बताया कि यार ऐसे ऐसे कोई एक पोस्ट है, और एक्चुअली हमको 5 दिन के बाद हमको वहाँ से नीचे आना था कहीं, अच्छा। मतलब प्लेन एरिया में। हम्म। और हमारा दिल कर रहा था कि 5 दिन हम आराम करके यहाँ पे फिर निकलेंगे, लेकिन जैसे ही मेरे जैकब ने बताया कि भाई कोई ऐसी जगह है और वहाँ पे क्या हम 5 दिन में कुछ कर सकते हैं क्या, तो एकदम से सारे तैयार हो गए और सब ने बोला कि हाँ यार करते हैं, क्योंकि 5 दिन यहाँ आराम करने से अच्छा तो जंगल में चले। हम लोगों का ना दिल जंगल में ज़्यादा लगता है कि यहाँ अगर पोस्ट पे बैठना इससे अच्छा तो जंगल में जाके बैठते हैं, क्या पता कोई मिल ही जाए। हाँ। तो इसलिए भी हम कि 5 दिन है, 5 दिन में कोई मिल गया तो बढ़िया हो जाएगा, और वो 3 बार आ चुके, इसका मतलब चौथी बार भी आएंगे तो वहीं काट पीट के ले आएंगे। तो इस चक्कर में हम लोग गए थे वहाँ पे। तो हम लोग जैसे कुछ पोस्टें थी हमारी, एक पहाड़ था, पहाड़ पे पोस्टें थी, और लास्ट वाली जो पोस्ट थी उसके साथ वो हरकत कर रहे थे। हम लोग उससे पहली वाली पोस्ट से नीचे उतर के और आगे जाके बैठ गए वहाँ। आगे जाके बैठ गए और हमने वेट किया वहाँ पे कि आज आएगा कि नहीं आएगा। पहली रात हम वहाँ पे रुके, अगली रात हम उससे और आगे गए, 2 पार्टी हमने बनाई, एक पार्टी वहीं पे छोड़ी, एक पार्टी हम आगे आगे निकल गए। आगे वाली जो पार्टी थी उसमें मैं भी था शामिल, और तो उस पे जाने से पहले ही क्या हुआ कि सुबह होने से पहले हम लोग यहाँ से पहली वाली जगह से दूसरी वाली जगह के लिए निकल गए थे, और वहाँ पे भी मेरी जान बची एक बार। अच्छा। कि वहाँ पे उन्होंने एक ट्रिप वायर लगाया हुआ था। ट्रिप वायर होता है एक तार होता है, और उसके साथ में एक आईडी लगाई जाती है, और वो कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो 1 केजी बारूद मतलब बहुत बड़ा हो गया। 100 ग्राम ने मेरा पैर उड़ाया, 100 ग्राम ने मेरा पैर उड़ा दिया, तो 1 केजी मतलब बहुत बड़ा हो गया। 1 केजी बारूद का मतलब है कि वहाँ चिथड़े भी नहीं मिलने थे। हाँ। तो वो उन्होंने लगाया हुआ था। तो जैसे ही मैं स्काउट था वहाँ पे, उस टाइम पे भी मैं स्काउट था, मेरी अच्छा। सर्विस के 10-12 साल बाद भी मैं स्काउट ही था वहाँ पे। अच्छा। और उस टाइम पे मेरे दूसरे वाले स्काउट थे वो नेहरा थे, तो 7 पेर एसएफ से हैं वो, अभी तो रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। तो सेकंड नंबर पे वो चल रहे थे बगल में, तो वो वायर मुझे नहीं दिखा, उनको साइड से दिख गया। और उन्होंने जैसे वायर देखा तो उन्होंने मेरे को किक लगाया, मैं पीछे गिर गया। तो फिर इशारे में पूछा भाई क्या है, तो उसने बोला कि वायर है। तो वायर को पकड़ के हाँ। मतलब देखते देखते वहाँ पहुँचे तो देखा तो उसमें मेड इन पाकिस्तान का रसगुल्ले का डब्बा था, उसमें लगा हुआ था। और तो वो वहाँ पे मेरी जान बची। फिर सब लोगों को हमने बताया कि ऐसे क्रॉस करके, तो क्योंकि वो जगह एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जंगल से हम लोग जा रहे थे, फिर एक बगल में नाला था, बड़ा नाला मतलब कि नदी से थोड़ा सा पतला और साफ पानी वाला ही था, हाँ, लेकिन नाला ही बोलते हैं हम लोग उसको। हाँ। और उसमें कहीं कहीं पानी जा रहा था, कहीं पत्थर थे, पत्थर तो पूरे रहते ही हैं, तो उसमें बीच बीच में पत्थरों के बीच से पानी जा रहा था कहीं। और उसको तो जंगल के बाद पहाड़ शुरू हो गया था और बगल में ही वो नाला था, तो नाला क्रॉस करके हमको दूसरी साइड जाना था आगे अगर जाना होगा तो। हम लोग आगे निकलने के लिए, तो वो एक जगह थी वहाँ से गुजरना ही पड़ता है, और वो अच्छा। सामने से नहीं दिख रहा था, लेकिन वो क्रॉस करके फिर हम लोग आगे निकले। थोड़े आगे निकल के हम ऐसी जगह बैठे जहाँ एक पेड़ ऊपर गिरा हुआ था, मोटा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे हम लोग जितने भी लोग थे, हम सब उसके पेड़ के नीचे छुपने की हमने जगह बनाई, और उस पेड़ के नीचे हम लोग छुपे हुए थे। वो लोकेशन ऐसी थी कि एक तरफ पहाड़, फिर वो नाला, और नाला भी होगा तो मतलब 100 फीट के आसपास चौड़ा होगा, अच्छा। इससे भी ज़्यादा होगा। तो वो नाला, नाले के ऊपर फिर थोड़ा हाइट 30-40 फीट की, और अच्छा। उसके ऊपर हम लोग बैठे हुए थे, और वो जंगल था 100 मीटर के आसपास। अच्छा। उसके बाद फिर पहाड़ था। तो अब वहाँ से अगर मिलिटेंट आएंगे तो 2 ही रास्ते थे, या तो नाले से आएंगे या उस जंगल से आएंगे। हाँ। और वो जो जंगल था उसमें पत्ते वत्ते काफ़ी पड़े हुए थे, तो वहाँ से तो आवाज़ होएगी, हाँ। तो इसका मतलब वो 100% नीचे से ही आने वाले थे। तो हम लोगों ने नीचे, कुछ माइंस होते हैं हमारे पास जिनको हम लगा देते हैं, दूर से रिमोट से ही फाड़ देते हैं। रिमोट मतलब वायर वाला हाँ, रिमोट। हाँ, हाँ। तो हम लोगों ने 3 नीचे लगा दिए थे, फेस करके नीचे वाला की। और अब उसका फ़ायदा ये है कि आप मिलिटेंट सामने से जा रहे हैं, बटन दबाया, सीधा मिलिटेंट उठाया, भागो, बस इतना ही काम होता था। तो उसमें फायर वायर करने की ज़रूरत नहीं, एक धमाका और मिलिटेंट वहीं ख़त्म। तो ये वाले हमने 6 डिप्लॉय किए हुए थे वहाँ पे। अच्छा। 6 लगाए हुए थे। 6 में से एक पाकिस्तान की तरफ फेस किया हुआ था, एक अपने इंडिया की तरफ फेस किया हुआ था, और 2 नीचे की तरफ फेस किए हुए थे, 2 जंगल की तरफ फेस किए हुए थे। तो 6 से ऑलराउंड हमने बनाया हुआ था, और 6 पे एक एक मतलब जितने भी एक आदमी के पास 2-3 जितने भी इससे आ रहे हैं उतने लगा के अपना बैठे हुए थे हम लोग। हमको
3-4 दिन हो गए थे वहाँ पे। और एक मुझे मिला हुआ था जंगल की तरफ लगाने वाला। जंगल में हम लोग क्या करते थे, दिन में हटा लेते थे, रात को लगाते थे। अच्छा। क्योंकि दिन में इसलिए हटा लेते थे कि दिन में आप उनको उठाने कहाँ जाओगे, अगर कांटेक्ट हो गया तो, या फिर कोई आ गया कुछ भी हुआ तो उनको तो समेटते 6 आदमी तो उनको समेटने के लिए चाहिए। 6 टोटल नहीं होते हमारे पास इतने बंदे, तो उनको कौन समेट के लाएगा। तो सबसे आसान था कि रात के लिए, ज़्यादातर हम रात के लिए लगाते थे, क्योंकि रात को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाइट विजन से देखो, लेवल मिला, हाँ आ गया, दबा दिया बटन, बस। आसान, सबसे बढ़िया, कॉन्टैक्ट ही नहीं लेना पड़ेगा। तो नीचे नाले वाले तो परमानेंट लगा के छोड़े हुए थे, ऊपर वाले हम हटा के लाते थे। तो एक मुझे मिला हुआ था जो डेली में लगा के आता था, हटा के शाम को हटा के लेके आता था, और शाम को लगा देता था और सुबह हटा के ले आता था। तो सेम वही रूटीन चल रहा था हमारा। और उससे पहली रात हम 2 बंदे थे, एक मैं और एक मंजीत, हम पूरी रात जगे हुए थे। मंजीत 10 पैरा सबसे है। अच्छा। और इस पार्टी का सीनियर था जो एक मेरी यूनिट का ही था, 5 पैरा एसएफ के ही थे, और उनका नाम था हरेंद्र धामी सर। अच्छा। तो वो हम जो बैठे थे हमारे सीनियर थे। तो मैंने उठाया, क्लोमोर माइन बोलते हैं उसको। अच्छा। जो लगाते हैं वो प्लेट के जैसा होता जी, है, जी, जी, हाँ। और उसमें एक डेटोनेटर डलता है अंदर, और वो डेटोनेटर से वायर जुड़ी होती है। वायर के पास फिर पीछे रिमोट होता है, वहाँ से वो रिमोट का ट्रिगर दबाओ और वो वहाँ पे फटेगा। तो वायर बिछा के छोड़ी हुई थी, डेटोनेटर वहीं छोड़ के आता था मैं। पत्ते से ढक के, पत्तों का एक डेरी जैसा इतना सा बना के उसके नीचे छुपा के और आ जाता था। एक पत्थर था, उसका बैक ब्लास्ट भी होता है, पीछे की साइड भी इफेक्ट डालता है वो। तो पीछे एक पत्थर की साइड में लगा के आता था। और वो तो उस दिन भी सेम, मैंने रात को पूरी रात जगे हुए थे मैं और मंजीत। तो पूरी रात हम लोगों ने किसी को जगाया ही नहीं, नींद ही नहीं आ रही थी। पूरी रात हम लोगों ने ड्यूटी देते हैं जैसे जग के। तो सुबह साथ वालों ने, जैसे दामी सर मेरे सीनियर थे, उन्होंने बोला कि यार राजे तू ऐसा कर, रेस्ट कर, दिन में तुम लोग उठना ही मत, आज पूरे दिन हम संभाल लेंगे, तुम अपना रेस्ट करो। तो शाम तक हम सोए। पहले तो शाम को जैसे उठ के मैंने वो किलोमोर उठाया, और दामी सर ने मेरे पैर पे टेप किया ऐसे। तो उन्होंने बोला यार रुक जा थोड़ा, अंधेरा हो जाने दे फिर चले जाना। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने रख दिया, फिर बैठ गए नीचे। फिर हम बातें कर रहे थे ऐसे ही कि पिछला महीना था, लास्ट डे 4 किल मिले थे, और उस दिन लास्ट ही दिन था, बजरंगबली का डे था, उस दिन मंगलवार था, आज शनिवार है, आज भी बजरंगबली का ही दिन है, तो आज पक्का कुछ ना कुछ होने वाला है, और तैयारी कर लेते हैं, पक्का आज कुछ ना कुछ होगा। हम पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे सब। और तो उसके बाद जैसे ही मैंने दोबारा वो उठाया, तो दोबारा फिर से उन्होंने मार दिया। उन्होंने बोला रुक जा, कुछ खा के चले जाना यार। तो मैं दोबारा बैठ गया। फिर दोबारा कुछ हमने कुछ बना रखा था, तो वो खाया। खाने के बाद फिर मैं नीचे गया, नाले जो ऊपर से हाइट से 35-40 फीट के आसपास वो नीचे नाला था। तो उसमें हम पत्थरों के बीच से क्रॉलिंग करते हुए जाते थे, और वहीं पे मुंह धोते थे, पानी की बोतल भरते थे, क्रॉलिंग करते हुए पत्थरों के बीच से छुप के ऊपर आ जाते थे। तो मैं नीचे गया, मैंने पानी वानी पिया, आराम से मुंह पे पानी मारा, और उसके बाद दोबारा से फिर पानी भरा पीने के लिए, और ऊपर आ गया। ऊपर आके तीसरी बार जब मैंने वो उठाया, तो नहरा वहीं खड़े थे, और नहरा ने जैसे मेरा हाथ गया, उससे पहले उसने उठा लिया। मेरा हाथ वहाँ पहुँचने से पहले तुरंत उसने उठा लिया, और उसने बोला चल आज मैं चलता हूँ तेरे साथ। ठीक है चलो। और ऐसे आप अकेले जाते थे? ऐसे मैं डेली अकेला जाता था। तो उस दिन नहरा ने उठा लिया, और हम दोनों चल दिए। तो जहाँ लगाना होता है, तो उसके, क्योंकि उसके हाथ में किलोमोर था, मैंने बोला कि वहाँ पत्ते हैं, पत्तों के ढेर के नीचे डेटोनेटर है, निकाल के डाल दो। उससे पहले जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, तो मैंने उसको बोला कि कुछ जंगल का बिहेवियर मुझे चेंज लग रहा है। तो उसने बोला क्या हुआ? तो मैं बोला मुझे कुछ अलग लग रहा है यहाँ पे। तो उसने बोला फटाफट लगाते हैं, भागते हैं। तो उसने वो ढूंढने के चक्कर में डेटोनेटर इधर उधर किया, या फिर जब हम आ रहे थे तो मेरे को तो पता था कहाँ से जाना है, हो सकता है उसके पैर से लग के कहीं वायर खींच गया, वो डेटोनेटर वहाँ नहीं मिला। तो बोला यार डेटोनेटर नहीं है यहाँ पे। मैंने बोला नीचे देख, वहाँ पत्ते हैं? बोला हाँ वहाँ पे देख। मैं उसके बगल में ही खड़ा हूँ, जहाँ वो खड़ा था वहाँ मैं डेली खड़ा होता था, और उसके 1 फीट लेफ्ट साइड में जहाँ मैं खड़ा था, वहाँ मेरे पैर के नीचे माइन था, और मुझे नहीं पता था कि मेरे पैर के नीचे माइन है। और ये जो बोलते हैं ना कि माइन आएगा तो आवाज़ आती है, क्लिक होता है, कुछ नहीं होता है, सब बोलने वाली बातें हैं। माइन का कभी पता नहीं लगता। ऐसे तो कोई फिर माइन से उड़ेगा ही नहीं किसी का पैर, अगर सही पता बात ही है। लगना होता है तो। सही बात है। कुछ नहीं पता होता है।
तो मुझे नहीं पता था मेरे पैर के नीचे माइन है, या फिर हो सकता है एक आध कदम इधर उधर, एक आध क्या पता इंची इधर उधर पैर हुआ और माइन पे आया हो, मुझे नहीं पता उस टाइम पे। तो मैंने उसको बोला यार फटाफट लगाना, मुझे अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। तो उसने बोला मुझे नहीं मिल रहा यार, तू ही ढूंढ एक बार। तो मैं नीचे बैठा, माइन पे नीचे बैठ गया मैं, और मैंने उसको बोला कि पीछे हट, मैं देखता हूँ। तो मैंने जैसे ही बैठे हुए वेट शिफ्ट किया, दोनों पैर पे बैठा हुआ था, तो जैसे ही वेट शिफ्ट किया ब्लास्ट हुआ और हम दोनों पीछे गिरे हुए थे। और जैसे हम पीछे गिरे तो वो मेरे मुंह से सीधा ही निकला कि देखा मैंने बोला था साला है कोई यहाँ। तो उसने बोला एक ही गोली क्यों निकली? तो मैंने बोला सफाई नहीं करते होंगे साले। तो तब तक नेहरा ने देख लिया मेरा पैर दूर गिरा हुआ, और उसने देखा। और आपको नहीं पता चला तब तक? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे तब तक मुझे मतलब ये होगा 5-7-10 सेकंड के फ्रिक्शन। आसपास। हाँ, इतना जल्दी जल्दी बात हो रही थी, मतलब इतना हो रहा था कि मैंने बोला देखा मैंने बोला था कोई है। तो उसने बोला एक ही गोली क्यों आई? तो मैंने बोला साले सफाई नहीं करते होंगे। तो फिर उसने देखा मेरा पैर दिख गया था लगातार, उसने फिर उसी के साथ बोला नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। मैंने हाथ की तरफ देखा तो पूरे मांस के चिथड़े मेरी टी शर्ट पे लगे हुए थे। तो मैंने बोला पूरी बॉडी छलनी होगी, तू बोल रहा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने ऐसे ऊपर हाथ ऐसे किया, देखा तो यार बॉडी तो छलनी नहीं है। तब पैर की तरफ मेरी नज़र गई, जैसे हाथ से सीधा पैर की तरफ गई, तो मैंने देखा वो पैर नहीं है। फिर मैंने उस तरफ देखा तो मेरा पैर वहाँ गिरा हुआ था दूर। तो मैं फिर अपने आप को बोल रहा था ठीक है पैर ही नहीं है बाकी, क्योंकि फिर ये भी रहता है पता नहीं इंटरनल बॉडी में कहाँ कोई क्या होगा? हाँ, स्प्लेंडर चला गया होगा क्या है। तो उस टाइम पे सोचने का इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि कोई बंदा है। अच्छा। और दूसरा वो जो एक डेटोनेटर फटा कान के पास, जो हम बोल रहे हैं ना गोली, मैंने बोला कुछ है, तो उसके बाद वो डेटोनेटर था कहीं कान के पास, वो फट गया। और डेटोनेटर इतना सॉफ्ट होता है कि उसको टाइट दबा दोगे तो भी फट जाएगा वो, उसको इतनी ऊपर से गिरा दोगे तो भी फट जाता है वो। तो डेटोनेटर एक पटाखे टाइप होता है और वही बड़े वाले को फाड़ता है। तो वो कान के पास फटा, वो फटा उस धमाके की इम्पैक्ट की वजह से, लेकिन उसमें कुछ मतलब सेकंड का गैप था, एक आध सेकंड का। तो मुझे लगा कि पहले उसने ग्रेनेड मारा, उसके बाद उसने गोली चलाई है। और ये ऐसा सीन क्रिएट हो गया वहाँ पे कि हमको लगा कि हाँ पक्का कोई है। अच्छा, इन चीज़ों का पता हमको बाद में लगा हॉस्पिटल में आने के बाद, जो बाद में जो हमारे जो पीछे बंदे थे उन्होंने फिर ये चीज़ देख के तब हमको बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था। अच्छा। जबकि मैंने फिर नीचे की तरफ देखा तो कुछ ग्राउंड पूरा खाली हो रखा था, एक इतनी मोटी जड़ थी और वो जड़ ऐसे चांद की तरह कटी हुई थी। मतलब फिर बाद में जब दिमाग लगाया कि हो सकता है ऐसे हुआ होगा, कोई माइन वहाँ से खिसक के आया होगा। माइन खिसक जाते हैं और बारिश में, बर्फ़ के टाइम में बर्फ़ पड़ती है, फिर बारिश होती है, तो वो जब पानी आता है तो उसके साथ खिसक के माइन भी नीचे आ जाते हैं और वो जड़ के पास आके रुक गया होगा। और मेरा पैर उस जड़ पे ही होगा और पंजा शायद उसके ऊपर होगा, और इसकी वजह से वेट शिफ्ट जब हुआ मेरा तो और एक्चुअली माइन क्या होता है कि 9 kg के आसपास वेट उस पर जब आप डालोगे तो एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होता तो आवाज़ करके नहीं होता कि वो नीचे बोलेगा कि माइन, ऐसे नहीं बोलेगा माइन एक्टिवेटेड। तो वो एक्टिव हो जाता है, और जब 9 kg से कम आप उसका वेट होता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है। तो वो सीन देख के फिर मुझे बाद में हॉस्पिटल में मुझे भी याद आया कि हाँ, क्योंकि वो जगह पूरी खाली हो रखी थी और उसमें एक जड़ थी, जड़ की वो कटी हुई थी। तो मेरा जितना भी इम्पैक्ट था ज़्यादा, पैर तो उड़ा लेकिन जो मेरे सामने से पूरा इम्पैक्ट गया होगा, क्योंकि मैं थोड़ा टेढ़ा हो गया था, वेट शिफ्ट करके मैं साइड हो गया था वो डेटोनेटर ढूंढने के लिए। तो किस्मत इतनी अच्छी थी कि वहाँ पैर ही जाना था, जान जानी नहीं थी। नहीं तो मैं बैठा हुआ हूँ और बैठे हुए पे माइंड ब्लास्ट हुआ है, खड़े हुए पे नहीं, बैठे हुए पूरा इम्पैक्ट पूरे बॉडी जा सकती थी। 13-13.5 घंटे लगे मुझे हेली तक पहुँचने के लिए। और एक भी छर्रा अगर, एक भी स्प्लेंडर अगर मेरे इंटरनल बॉडी में कहीं चला जाता तो मुझे बचाने वाला कोई पैदा ही नहीं था। तो सर ये जब हुआ, ये ब्लास्ट हुआ, तो फिर आपके जो साथ में गए थे तो उन्होंने ही आपको वापस लेकर गए, कैसे रहा वो? तो जैसे ही ब्लास्ट हुआ हम दोनों पीछे गिर गए, हमारी ये बात ही चल रही थी। और इसके बीच में मेरा बडी था उस टाइम पे, आंसू। और आंसू ने क्या किया, पेड़ के पीछे छुपे बैठे हुए था हम, पेड़ गिरा हुआ पेड़ था, उसने पेड़ की दूसरी साइड कूद के, मतलब उसने एक माइक्रो सेकंड में तो उसने छलांग लगा दी होगी इस साइड। जैसे ही उसको डेटोनेटर वाली आवाज़ सुनी वो वापस कूद गया, उसने सोचा कि फायर हुआ है। तो उनको भी लगा कॉन्टैक्ट शुरू हो गया है। तो कॉन्टैक्ट शुरू हो गया तो बीच में थोड़ी ना कोई घुस जाएगा। लेकिन उसके बाद गोली नहीं आ रही है कोई,
कोई आवाज़ ही नहीं हो रही, हम लोग भी नहीं बोल रहे, हम धीरे-धीरे बात कर रहे हैं हम भी, हाँ और कि हमको ये कि सामने कोई बंदा कोई है, सामने बंदा और हो। उनको ये लग रहा कि कॉन्टैक्ट शुरू हो गया है, क्या हुआ है? पहले वाले धमाके पे कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि वो बड़ा वाला फाड़ लिया इन्होंने या तो वहाँ पे सब कन्फ्यूज़न था। और तो वो सबसे पहला बंदा वो पहुँचा था मेरे पास, और वो खड़ा होके मुझे ऐसे मेरे पैर की तरफ देख रहा था। तो मैंने उसके पैर पे फिर ऐसे मारा और मैंने बोला, साले पैर ही तो गया है, बाकी नहीं है, बचाएगा नहीं क्या? उठा। अच्छा, तो तो उस वक़्त भी आप जो है तो उसने मुझे कंधे पे उठाया, और जो साथ में नहरा था, नहरा बोला, भाई कोई है, मैं देखता हूँ, मैं यहीं रुकता हूँ, तू चल इसको लेके तब तक। तो नहरा वहाँ पे तब तक ये देख रहा था कि कोई है, उसको भी साथ लेके चलना है, मिलिटेंट। और उसके साथ दूसरा बंदा फिर आ गया और मेरे को लेके आंसू निकल लिया था वहाँ से। तो जैसे हम 50 फीट के आसपास दूर बैठे थे, वहाँ पहुँचने के विदिन 4-5 मिनट्स तो उन्होंने मेरे को मतलब इस हालत में बना दिया था कि लेके दौड़ने के लायक हो गए थे हम। तो एक बंदा आईवी लगा रहा था, एक बंदे ने पेन किलर लगा दिया था, एक बंदे ने मुझे दर्द का एहसास, असली दर्द का एहसास, बाकी तो जब वो उठा रहा था तब भी मुझे हल्का हल्का दर्द ये था कि आग के ऊपर रखा हुआ है ऐसा लग रहा था। असली दर्द मुझे हुआ कि जब उसने आईवी फाड़ के, जो आईवी की बोतल होती है ना, वो फाड़ के उसने मेरे पैर के ऊपर डाली साफ़ करने के लिए। तो पूरी पूरी डैगर से, मतलब चाकू से, पूरा खंजर से वो काट के पैर पे डाला, तब मुझे पहला दर्द हुआ। फिर मैंने लात से मारा उसको कि साले क्या कर रहा है, तो उसने बोला, भाई कटा हुआ दर्द तो होगा ही। तो फिर उसके बाद मैंने बोला, यार अब तुम निकलो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बंदा है और पक्का कुछ ना कुछ है, यहाँ मिलिटेंट अब आने वाले हैं, क्या पता पूरा गांव ही आ जाएगा इधर, कोई भरोसा नहीं इनका। और हम लोग अपने से दूर, इनसे थोड़ा नज़दीक हैं, तो अब यहाँ से और कोई सॉल्यूशन नहीं है, तुम यहाँ से भागो फटाफट, मुझे थोड़ा अमनेशन दे दो, गोलियाँ दे दो, और मैं यहाँ पे रुकता हूँ, बाकी आप लोग यहाँ से निकलो। तो फिर वही होता है, कौन निकलता है ऐसे किसी को छोड़ के। ये तो सब बोलने वाली बातें होती हैं, हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है, उस टाइम पे मुँह से यही निकला मेरे भी। तो उन्होंने बोला, पागल है क्या, चलेंगे साथ ही चलेंगे सारे यार, इतना क्यों, तेरे को क्या जल्दी हो रही है हमको भगाने की, साथ चलते हैं। तो ऐसे हमारी थोड़ी देर तक चली। फिर ये बता के भी थोड़ा कोई वो नहीं है कि मैंने ऐसे बोला वैसे बोला, तो ये हर आदमी बोलता है और बोलने का फ़र्ज़ भी होता है वहाँ पे, कि उस टाइम पे आदमी को लगता है कि आप मेरी वजह से कहीं मेरी पूरी टीम तो हाँ, कि खतरे में नहीं चली डेफ़िनेटली हाँ, जाएगी। हाँ, तो उस टाइम लगता है कि अपनी जान वहाँ पे ना, अपनी जान की वैल्यू कम लगती है अपने दोस्तों हाँ, के सामने। और उनको ये लगता है कि एक बंदा है, इसको किसी कीमत पे छोड़ के नहीं जाना, चाहे सारे यहीं पे हम हाँ, लोग, हमारी जान चाहिए सबकी यहीं चली जाए, कोई नहीं छोड़ता ऐसे किसी बंदे को। तो वहाँ से फिर हमने स्टार्ट किया। सबसे पहला ही हमारा ये था कि मेरे लेफ़्ट हैंड में तो मेरी जो आईवी की बोतल थी वो लगा के, और मैंने पकड़ी हुई थी, राइट में एके पकड़ी हुई थी, उसके कंधे पे मैंने दोनों हाथ ऐसे गड़ोर मतलब लगा रखे थे, और कपड़े से उसने अपने पीठ पे मुझे बिठा के और बांध लिया था। और जो 30-40 फीट का जो स्लाइड था वो हमने सीधा वहाँ से हम लोगों ने स्लाइड किया, और स्लाइड करके सीधे हम लोग पानी में नीचे। और पानी में थे तो वो बोतल भी चली गई थी आईवी वाली, जैसे आईवी की बोतल के ऊपर जहाँ पे निडल लगा हुआ था वहाँ हमने टेप लगा दिया था, मेरे हाथ के ऊपर टेप लगा लिया था हमने। और क्योंकि रास्ते में झाड़ियाँ भी हैं, पत्ते भी हैं, तो कहीं ऐसा ना हो हाँ, कि निकल के निकल और जाए। पूरा ब्लड लॉस हो जाए अंधेरे में, क्योंकि शाम के 6 बजे के बाद की बात है और उस टाइम पे अंधेरा होने वाला था बिल्कुल। जी, तो हम लोग नाले में पहले गिरने के बाद फिर पूरा पैर पानी में चला गया था, वहाँ से फिर उठे और पीठ पे उसने मेरे को कैरी किया। तकरीबन हम 100 मीटर के आसपास गए होंगे, 100 मीटर जाके, और एक पत्थर पे उसने पैर रखा आंसू ने। अच्छा, 2 बंदे हमारे आगे और 2 बंदे पीछे और 2 हम बीच में, मैं और मेरे को कैरी करने वाला। तो 6 बंदे हम वहाँ से निकल गए। कुछ जितना बचा, तो हमारे पास 35 अबव केजी का वेट होगा एक बंदे के पास। तो बैग हमने वहीं छोड़ने पड़े, क्योंकि एक बंदे को एक्वेट करने के लिए कम से कम इतना तो हाँ, लगता है जोर। तो कुछ बैग हमने अपने वहाँ छोड़ दिए, पीछे कुछ बंदे इतने ही बचे थे बेचारे, उनकी जो हालत हो गई, उनके पास पता नहीं कितने केजी वेट हो गया होगा, कैसे वो लेके आने वाले थे। और पहला तो ये था कि वो इसलिए भी साथ नहीं आए कि पीछे से अब वो आने वाले होंगे तो उनको रोकना है तब तक, जब तक मेरे को सेफ ना ले हाँ, जाएं। हाँ, हाँ, तो उन्होंने फायर फाइट लेने के लिए वहाँ पे रुके वो लोग अच्छा, 1 घंटे तक, कि 1 घंटे हम वेट करते हैं, अगर कोई आने वाले होंगे तो 10 मिनट में आ जाएंगे, और ज़्यादा करेंगे तो 1 घंटे तो कम से कम हम वेट करेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे। अच्छा, तो वो लोग वहाँ पे रुक गए मेरे साथी, और मेरे को ये लोग लेके आगे निकल गए। तो आंसू ने जैसे 100 मीटर के आसपास ही चले गए थे हम लोग। एक पैर उसने पत्थर पे एक पैर रखा, और पत्थर भी क्या थे वो, बड़े बड़े पत्थर थे, और उनके बीच से जो पानी निकल रहा था काई लगी हुई थी ज़्यादातर। और तो उसने एक पैर जैसे ही रखा, पैर फिसल के नीचे आ गया और पत्थर पैर के ऊपर ही आ गया।
और बड़ा पत्थर था। और वो पैर वो तो थोड़ा किस्मत अच्छी थी कि 2 पत्थर ऐसे लगे हुए थे इतने से, और बीच में उसका पैर था। और लेकिन पंजा ऊपर की तरफ था, पत्थर जैसे ही गिरा तो सीधा हो गया, और वो बंदा सीधा ही नीचे गिरा हुआ था। और मैं उसकी पीठ से बंधा हुआ था, इसलिए मैं उससे पहले उसके नीचे मैं गिरा हुआ था। वो गिरा तो पहले मैं, और मेरे ऊपर वो, और उसका पैर फिर वहाँ से पत्थर। बिल्कुल ट्विस्ट, पंजा बिल्कुल सीधा हो गया वहाँ पे। और वो सीधा खड़ा होके भी वहाँ नहीं जा पा रहा है, और उसका पैर इतना बिछा हुआ था वहाँ से कि वो टेढ़ा भी नहीं हो सकता इधर उधर। अरे! वो इतने बुरे फंस गए थे हम। तो उसने फिर पहले वो कपड़ा खोला, कपड़ा खोल के फिर मेरे को रिलीज़ किया। साइड से जाके मैंने घुटना टिका के पत्थर को हिलाया, पत्थर नहीं हिल रहा था मेरे से। उस हालत में भी आप जो है पत्थर हटा रहे थे। क्या करें, मजबूरी हो गई ना वहाँ पे। क्या, कौन आएगा वहाँ, जेसीबी थोड़ी खड़ी है। तो दो दो बंदे तब तक पीछे वाले दौड़ के आ गए थे। अच्छा, इस दौरान जब हम आ रहे थे, और तो दौड़ते दौड़ते भी मैं वही बोल रहा था, उस तरफ ध्यान रखो यार, उस तरफ हमारा ध्यान ही एक्चुअली उसी तरफ था कि वो बंदा कहीं है जंगल की तरफ, और वो उसको लेके चलना है साथ। तो वहाँ पे हमारा दिमाग यही कर रहा था, पैर कटा उसकी तरफ ध्यान नहीं था, वो बंदा कौन है उसको लेके हाँ, चलना था। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसलिए ध्यान भी उसका भी वही था, तो इसी वजह से गिरे हम। और तो मैंने हिलाया, नहीं हिला पत्थर। पीछे से 2 बंदे आए, हुँ। वो भी साथ लगे, उन्होंने भी लाया, नहीं हिला पत्थर। फिर आगे वालों को बुलाया गया, हम सब ने 4-5 लोगों ने मिलके हिलाया, पत्थर हिल भी नहीं रहा था, इतना भारी पत्थर था वो। तो फिर पेड़ वहाँ पे दुनिया भर के वहाँ तो टूटे पड़े हैं, तो लोग तो हैं नहीं वहाँ पे, तो वो पेड़ किनारे पे, और उसमें नदी में भी दुनिया भर के पेड़ थे उस नाले में। एक पेड़ पेड़ का मोटा सा एक टहनी लिया, उसको दूसरी साइड से नीचे डाला, और हम सब उस पर लटके दूर जाके बीच में पत्थर लगा के नीचे, तब वो पत्थर थोड़ा सा खिसका, उसके नीचे से पैर निकाला। लेकिन आंसू का पैर निकालते टाइम उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उसका जूता फटने वाला हो गया था, जूता निकल नहीं रहा था। तो वहाँ पे एक राहुल उस्ताद थे, राहुल उस्ताद ने उठाया उसके बाद मुझे, क्योंकि उसको तो फिर चोट लग गई थी। वहाँ से फिर तिवारी, राहुल, बहुत सारे बंदे थे जो तगड़े तगड़े बंदे हैं, कितनों का नाम लो मैं, जितने सॉलिड जिनकी वजह से जिंदा हूँ, तो उन्होंने बहुत बहुत अपनी जान रिस्क में लेके मुझे यहाँ तक पहुँचाया था। तो उसके बाद मुझे दूसरे बंदे ने कैरी किया, और वो पैदल अपने आप 22 फुट वो चल के आया वो बंदा। और ये कितने किलोमीटर का सफ़र रहा होगा आप लोगों का ये मैं ये सब? किलोमीटर में नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको कि 13.5 घंटे हमको लग गए पहुंचने में, और 2 पहाड़ हम लोग चढ़े। बाप रे! 2 पहाड़ हम लोग तो उस चढ़े। दौरान तक आपको इन लोगों ने बेहोश नहीं होने दिया, आपको बिल्कुल। हाँ, इन लोगों ने हमारे हंसी मजाक चल रहे थे, और मतलब ये था कि एक तो बेहोश इसलिए भी नहीं हो पाया कि झाड़ियों में पैर बार बार फंस रहा है। फिर ऊपर से बेहोश, जैसे एक दो बार मुझे, एक आध बार मुझे लगा भी कि मैं बेहोश होने वाला हूँ, लेकिन पानी वानी पिलाया, फिर बातें करते रहे आपस में, और मतलब किसी तरह हमने अपने आप को जिंदा रखा। उन लोगों ने ब्लड लॉस कंट्रोल कर दिया आपका, जो बेसिकली नहीं, ब्लास्ट हो। ब्लड तो बहुत लॉस हो गया था, मेरी 4 बार ड्रेसिंग हुई है। उस 3, 13.5 घंटे के सफ़र में। हाँ, 4 बार ड्रेसिंग हुई है मेरे रास्ते में। 4 बार में हर बार जब ये लगा के हाथ देखा जाता था तो ब्लड बाहर निकला हुआ होता था कि हाँ यार ब्लड फिर निकल रहा है, अब दोबारा ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। तो पहली बार तो वहीं गिर गए थे हम, ऊपर से गिरे वहीं पे हो गए। पहली बार तो फर्स्ट में स्टार्टिंग में किया, फिर 1 घंटे के बाद जहाँ पहुँचे वहाँ किया, फिर ऊपर पहाड़ी की चोटी पे किया, फिर एक बार पहाड़ी की चोटी से आगे एक पोस्ट थी वहाँ पे किया, फिर एक बार डॉक्टर ने किया। 4 बार ड्रेसिंग हो गई थी मेरी वहाँ। और एक बार ड्रेसिंग तो ऐसे की है कि स्लीपिंग बैग होता है हमारा, स्लीपिंग बैग के अंदर घुस के किया है, क्योंकि वहाँ से एक छोटी सी भी लाइट भी, वहाँ हम सामने थे उनके, और ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा था। तो उन्होंने स्लीपिंग बैग के अंदर घुस के, एक पत्थर के पीछे छुप के, अंधेरा था बिल्कुल, और स्लीपिंग बैग के अंदर घुस के तब मेरा ड्रेसिंग किया गया है। और वहाँ चढ़ने का सीन हमारा ये था कि जब हमने पहली पहाड़, वो नाला, जैसे नाले से आए हम, तकरीबन 1 घंटे के आसपास तक नाले नाले से आए। नाले से जब हमने शिफ्ट किया कि हाँ अब ट्रैक पे चढ़ना पड़ेगा कहीं, रास्ते तो बने नहीं होते वहाँ, कोई जाने वाला तो होता ही नहीं जानवरों के अलावा। तो पहला ही हमारा ट्रैक का सीन ये था कि मैं उसके कंधे पे बैठा हुआ हूँ, और मेरे राइट हैंड में एके है, उस एके को एक आदमी ने पकड़ा हुआ है खींचने के लिए, और दूसरे हाथ में मेरे आईवी है मेरी, और कोनी मेरी दोनों उसके कंधे पे हैं, और नीचे वाले के हाथ में, दोनों हाथ में झाड़ी पत्ते हैं, वो झाड़ियों को पकड़ के चढ़ रहा है। एक पैर से मैं भी जोर लगा रहा हूँ साइड में टिका टिका के, ताकि हाइट वो छोटी हो पुश जाती है ना मिलता चढ़ते रहे। टाइम, हाँ। और दोनों पैर से वो कर रहा है, एक बंदा पीछे से धक्का लगा रहा है। हम इस कंडीशन में ऊपर चढ़े पहली वाली पहाड़ी, और जैसे इसके टॉप पे चढ़े पहले वाले के पे, तो हालत ऐसी हो गई थी, सब फ्लैट हो गए थे वहाँ पे, और मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि मैं तो, मुझे ऐसा लग रहा था मैं तो बच जाऊँगा, इनमें से मर जाएगा कोई, ये हालत हो गई थी वहाँ।
फिर इन्होंने बोला यार ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक तो हाइट छोटी हो जा रही है ना वहाँ पे, फिर ये पैर फंस जा रहा है हर 2 मिनट में, तो पैर कहीं ना कहीं अटक गया, झाड़ियों में अटक गया, रुक जाओ अटक गया, तो ये अटक भी क्योंकि इस पे बैंडेज वगैरह हो रही थी, और ये हाँ तो बार बार तो ये हाँ फंस रहा था, कहीं पत्थर पे टकरा गया, कहीं रुक गया, कहीं इस वजह से। तो हम जैसे तैसे वहाँ ऊपर पहुँचे, पहुँचने के बाद इन्होंने बोला स्ट्रेचर बना लेते हैं। तो स्ट्रेचर बनाने के लिए फिर एक पंचो होता है हमारे पास वाटरप्रूफ, तो उसमें 2 लकड़ी बांध के और हमने जुगाड़ करके पंचो बना लिया, मेरे को ऊपर लेटा दिया, पैर के नीचे स्लीपिंग बैग दे दिया एक, ताकि हाइट में रहे ब्लड, क्योंकि ब्लड हाइट में रहेगा तो ब्लड थोड़ा सा कम निकलेगा। उसमें भी हम थोड़े से ही चले थे, बस 50 मीटर भी नहीं चले होंगे, थोड़े से ही चले थे। चलने के बाद पहले वो टेढ़ा हुआ और उल्टा हो गया बिल्कुल, पैर मेरा नीचे आ गया, सबसे पहले पैर ही टिका नीचे, गिर गए हम लोग। गिरने के बाद फिर हम लोग स्लाइड कर गए, और वो पता नहीं कितना स्लाइड करके हम कहीं पत्थर पे या किस चीज़ पे जाके रुके। लेकिन इसमें मेन चीज़ ये थी कि मेरे जो 2 बड़ी साथ थे तो एक शीशराम चावड़ा नाम का है, 6 पैर SF का है वो, और एक 9 पैर SF का ओम प्रकाश था उस टाइम पे। ये दोनों बंदों ने मुझे नहीं छोड़ा गिरते टाइम, ये दोनों बंदे वहाँ मेरे साथ स्लाइड किया इन्होंने, और जहाँ पे लग के हम लोग रुके ये दोनों वहाँ पे उस टाइम पे थे। तो लग के मेरे मुंह से जैसे आवाज़ निकली, इन्होंने बोला हाँ, तो बोला हाँ, तो मैंने बोला यार, इन्होंने बोला कि हाँ आवाज़ निकली तेरे मुंह से, तो मैंने बोला यार तुम यहाँ पे, तो उन्होंने बोला ऐसे ही थोड़ा छोड़ देंगे यार तेरे को। ये जो सेना का भाईचारा है वो ये ये है भाईचारा है। ब्रदरहुड। तो वो लोग, मैंने बोला यार तुम भी साथ, तो उन्होंने बोला यार ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, तो फिर खींच के ऊपर लेके गए, और फिर दोबारा से बोला कि यार स्ट्रेचर तो नहीं बनेगा, ऐसा कर लेते हैं कि पीठ पे कैरी करना पड़ेगा। फिर उनको जो पीठ पे कैरी करना मुश्किल लग रहा था, ये वाला सीन होने के बाद पीठ पे कैरी करना आसान लगने आसान हो लगा गया। फिर। तो फिर दोबारा से मुझे पीठ पे कैरी किया गया। इसके बीच में बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन हम लोगों ने 13.5 घंटे में अपनी जान बचाई किसी तरह, और सेफली इन लोगों ने मेरे को वहाँ पहुँचाया हेलीपैड तक। पूरी नर्क की यात्रा जो है एक रात में हमने वो ज़िंदगी देखी है जो लोग पूरी ज़िंदगी में फील नहीं कर पाते हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि नर्क से जिंदा मतलब कि आदमी लौट कर आप आए हैं आप, और ये आपका जज्बा था कि लड़ते रहना है, और आपके साथियों का जज्बा था कि साथी को छोड़कर तो आएंगे नहीं, क्योंकि सेना अपने साथियों को, भारतीय सेना खासकर पूरी दुनिया में अपना अनुशासन इसी वीरता के लिए, कुशलता के लिए जानी जाती है कि वो अपने साथियों को पीछे छोड़कर नहीं आती है। सिखलाई है, सिखलाई यही तो है। बिल्कुल सर, ये और बिल्कुल अद्भुत यात्रा रही। लेकिन उसके बाद इन तमाम तरह की चीज़ों के बाद फिर जो आपने अपने जीवन में पार्ट 2 आपका आया, इस तमाम तरह की चीज़ों के बाद, सेकंड सीजन। हाँ, वो और भी ज़्यादा खतरनाक है कि लोग सोच नहीं सकते हैं आप वो कर रहे हैं। उस पर बात करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा कितना टाइम रहना पड़ा आपको अस्पताल में फिर? मैं 1.5 महीने तो श्रीनगर हॉस्पिटलाइज रहा, वहाँ मेरा ऑपरेशन हो गया था, पैर थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन ड्रेसिंग वगैरह होती ही थी उस टाइम पे भी। फिर 1 महीने के लिए मैं घर चला गया छुट्टी वहाँ से, और परिवार के साथ तब मैं पहुँचा 1 महीने 1.5 महीने बाद। तो 1 महीना परिवार के साथ रहा, उसके बाद मैं पुणे चला गया जहाँ पे मेरे को नकली पैर लगवाना था अपना। तो वहाँ भी फ़ौज की एक मतलब हॉस्पिटल है एक फ़ौज का ही, जो नकली हाथ पैर लगाता है, तो आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर बोलते हैं उसको। सर तो इसी में मतलब अब चूंकि हम ये वाली बात कर रहे हैं, तो जैकब सर को लेकर भी, चूंकि मैंने कई जगह ऐसी बातचीत सुनी भी, पढ़ी भी, तो एक तो जैकब सर आपकी तारीफ बहुत करते हैं, दूसरी बात ये है कि आप भी बहुत क्रेडिट देते हैं जैकब सर को। तो वो क्या रिश्ता रहा है और क्यों, क्या कुछ रहा इस पूरे घटनाक्रम में, उनका साथ आपका कैसा रहा? जैकब सर मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और जैकब सर मेरे को बचाने के लिए उतना ही क्रेडिट उनका है जितना बाकी लोगों का है। तो बाकी लोगों ने भी उतना ही लगाया है जितना जैकब सर ने लगाया है। जैकब सर के साथ थोड़ा मेरा दिल इसलिए भी मिला हुआ है कि बाद में भी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। पैर कटने के बाद उन्होंने मेरे को छोड़ा नहीं है, हालांकि किसी ने नहीं छोड़ा अभी तक मेरे को। कॉल करके सभी लोग, जितने भी लोग हम उस टाइम पे टीम में थे, वो आज भी मेरे हाल चाल पूछते हैं। आज भी वो लोग मतलब मुझे फॉलो करते हैं और देखते हैं कि भाई अब ये क्या कर रहा है। और आज भी वो लोग मुझे मतलब इतना मोटिवेट करते हैं कि भाई तू जो भी कर रहा है बढ़िया कर रहा है, हम तेरे साथ हैं अभी भी। अच्छा। तो वो लोग सब साथ हैं, और खाली जैकब सर ही नहीं, बाकी लोग भी मेरे लिए उतने इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, जैकब सर स्पेशल मुझे
अलग से मुझे, मैं क्यों उनके लिए बोलता हूँ, उसकी कई सारी कहानियाँ हैं। जैकब सर से मेरा दिल मिला हुआ है और जैकब तो सर ने थोड़े मेरे लिए किस्से बहुत कुछ कहानियां किया हमारे है। नसीब में भी करिए, हमारे दर्शकों के लिए भी करिए। तो जैकब सर ऐसा इंसान है जिसकी वजह से मेरे सामने सामने मैं मानता हूँ कि 5-6 लोग ऐसे हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड जैकब सर की वजह से मिला है या जैकब सर के साथ रह के मिला है। हाँ, मिला तो मतलब उनको अपने काम की वजह से है, लेकिन उस टाइम पे कोई भी कमांडर ये नहीं बोलेगा कि यार मेरा नाम छोड़ो यार, अपना नाम दे दो। तो उन्होंने कभी अपने अवार्ड के लिए कभी बात नहीं की है मेरे हिसाब से। तो मेरे सामने जब तक वो रहे हैं, जितना मैं जानता हूँ, और उनकी टीम को काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं। जैकब सर ने खुद कोई अवार्ड नहीं लिया है। और कैसा अनुभव रहा उनके साथ काम करने का? थोड़े किस्से भी मैं जो जानना चाह रहा था कि जैकब सर, मैं तो मेरे साथ तो पर्सनली तो हम इतना ही शेयर कर पाएंगे कि बाकी तो जो चीज़ें होती हैं शेयर करने की नहीं होती हैं, कुछ कुछ ठीक है। करने की होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। हाँ। तो जैकब सर मेरे साथ तो इतना ही है। मैं पैर लगवा के पुणे से आया, तो मैं वहाँ पहुँचा और उन्होंने बोला हाँ भाई लग गया पैर। मैं लग गया। तो बोला कैसा लग रहा है? तो मैं बोला कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो उसने बोला कि क्यों, क्या हुआ? तो मैं बोला दौड़ा नहीं जा रहा है यहाँ। तो उन्होंने बोला ठीक चल देखते हैं। उस टाइम पे कुछ नहीं बोला। अगले दिन गाड़ी उठाई, मेरे को बोल रहे हैं चल। तो मैंने वो कहाँ चलना है? बोला चल चल बताता हूँ। गाड़ी में बैठाए, हम लोग सीधे दिल्ली पहुँच गए। अच्छा। दिल्ली पहुँच गए और दिल्ली जाके फिर उन्होंने बोला कि यार पैर दूसरा लगवाएंगे। तो मैंने बोला ये भी ठीक ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वो लग रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, दौड़ने वाला देखते हैं ना, दौड़ा नहीं जा रहा तो फिर क्या फ़ायदा है, दौड़ने वाला देखते हैं कहीं। तो एक दो जगह हमने पता किया, उन्होंने बोला कि स्पेस कम है इस वजह से दौड़ने वाला नहीं लगेगा। तो हम लोग चले गए पैर कटवाने के लिए। क्या? हम लोग चले गए और ऊपर से पैर कटाने के लिए। बोला यार कैसा लग रहा है तेरे को? मैं बोला कटवा देते हैं। तो बोला पक्का ना, देख ले एक बार, सोच ले। तो मैंने बोला सोच लिया, जो कटवाना है तो, क्योंकि क्योंकि वो आपको जो लिम्स लगवाने दौड़ना थे वो दौड़ने वाले दौड़ने लगवाने वाला था, मुझे दौड़ने वाला चाहिए था। तो हम लोग चले गए पैर कटवाने के लिए। तो एक डॉक्टर से हम लोग मिले बेस में उस टाइम पे। तो जैकब सर ने पता नहीं उससे क्या बात करा अंदर, डॉक्टर से क्या नहीं किया। फिर मेरे को बुलाया, हो सकता है कि मुझे बोल के और अंदर डॉक्टर को कुछ और बोल के आए या पता नहीं क्या हुआ। लेकिन जब मैं डॉक्टर के सामने गया तो बोला यार ऐसे ऐसे हमको सर ये पैर कटवाना है थोड़ा और आगे से। तो डॉक्टर मेरी तरफ देखे, बोला यार ये। मैं मतलब मैं सोच नहीं सकता हूँ कि मतलब कि क्या है ये। तो उन्होंने बोला कि यार कोई दिक्कत नहीं, पैर काट देंगे, लेकिन बस दिक्कत इसमें ये आएगी अगर अब इन्फेक्शन हो गया तो मैं सीधा ऊपर से ही उड़ाऊंगा फिर। तो उन्होंने मेरी फाड़ दी भाई वहाँ। अरे मुझे बाबा ऐसे रे। लगा यार ये ज़्यादा पंगा नहीं हो जाएगा कि भाई एक तो पैर जितना कटा है उतने में। तो उन्होंने बोला एक ऑप्शन तो ये है कि इसी के साथ आप जियो, अब दौड़ना है नहीं दौड़ना है वो मुझे नहीं पता है। एक ऑप्शन तो ये है कि इसी के साथ जियो आप। दूसरा ये अगर इन्फेक्शन हुआ तो मैं फिर सीधा ऊपर जड़ से जाएगा तेरा, तो ये सोच लेना। हालांकि जड़ से नहीं जाता, लेकिन मेरे को डरा दिया उन्होंने उस टाइम पे। तो मैंने जैकब सर की तरफ देखा, मैं बोला हाँ क्या है ये? तो उसने बोला बता क्या डिसीजन है तेरा, ये तो काटने के लिए तैयार है। तो मैंने बोला सर सोच के बताऊंगा मैं। हम लोग वापस आए, फिर हमने प्लान, मैं बोला सर बहुत बड़ा रिस्क है ये तो, अब मैं कम से कम चलने के लायक तो रहूँगा, फिर तो मैं रेंगने के लायक भी नहीं रहूँगा। तो उसने बोला यार छोड़ देते हैं ये चीज़, और जैसा पैर है एक अच्छी क्वालिटी का एक पैर और लगाते हैं, और कोई फ़ॉरेन की कंपनी पकड़ते हैं और वहाँ से कोई पैर लगाते हैं। पहले दिल्ली में जितनी कंपनियाँ ये सब छानते हैं, और अब ज़रूरत पड़ेगी तो लास्ट में कटवा लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर हम लोगों ने कंपनियों में घूमना शुरू करा, तो काफ़ी तकरीबन 8-10 कंपनियाँ हम लोगों ने उस टाइम पे सर्च करी। फिर एक कंपनी थी कोई बाहर की, उससे बात हुई, 2 लाख के आसपास में हमने पैर लगवाया। और 2-3 दिन पहले ही जैसे पैर फाइनल हुआ, लगना शुरू हो गया, जब उनको लगा कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है और मतलब सही है सब, 2-3 दिन में बिलिंग होने वाली है, वो पहले ही चले गए वहाँ से दिल्ली से। और वहाँ पे जाके और उसने पैसे डलवा दिए जैकब सर ने, 2 लाख रुपए। जबकि वहाँ तक मेरा सोचना ये था कि मैं 2 लाख ठीक है, मैं मतलब कर सकता हूँ इतना। और फिर एक तो आदमी ये सोचता है कि यार जान जिनकी वजह से बची उनका हाँ। एहसान ज़िंदगी भर नहीं हाँ। उतरेगा, ये उसके बाद भी करे ही जा रहे हैं कुछ ना कुछ हाँ। मेरे लिए। तो फिर तो मैंने बोला हाँ भाई बिलिंग वगैरह मैं कर देता हूँ। तो चेक मैंने बना रखा था। तो उन्होंने बोला आपका तो पेमेंट हो गया है। मैंने बोला किसने किया? बोला जो सर 2 दिन पहले गए उन्होंने। तो ये तो बड़ा गलत कर दिया। तो मैंने फिर कॉल किया, मैंने बोला ये बहुत गलत है, आपने ऐसे कैसे कर दिया, ठीक नहीं लग रहा है मुझे। तो उसने बोला अरे यार ये सरकारी खाते से है, हमारा कुछ नहीं गया इसमें। तो
मैंने बोला चलो सरकारी खाते से तब तो ठीक है, सरकारी खाते मतलब फौज की तरफ से। मुझे ऐसे बोला तो मुझे हो गया कि चलो ठीक है, फौज की तरफ से तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर भी ये करने की ज़रूरत नहीं थी और इतना मैं दे सकता था अपने पैर के लिए, तो मैं कम से कम दे ही सकता हूँ। और अभी भी मैं 5 पैर लगा चुका हूँ। अच्छा। हाँ, तो एक तो मुझे गिफ्ट किया किसी ने, 5,40,000 का पैर था, और एक फर्स्ट वाला गिफ्ट हुआ है, और 3 मैंने अपने पैसे से लगाए हैं। अच्छा। एक अभी और देखता हूँ, अभी कहीं से कर रहा हूँ जुगाड़। तो इसमें अभी क्या हुआ, 1 डेढ़ महीने के बाद ओपी और हम सब शाम को बैठे थे, उसने पी के धीरे से मेरे को बता दिया। बोला भाई मानना पड़ेगा यार, ये टीम इतनी तगड़ी टीम है, ये वो, हम बातें कर रहे हैं आपस में। तो ओपी ने बोला हाँ यार सही बात है, तेरे पैसे के लिए 10 मिनट भी नहीं लगे और 10 मिनट में पैसे इकट्ठे हो गए। मेरे दिमाग में अरे भाई ये कब हुआ? तो फिर मैं बोला ये क्या, बताना बताना। फिर उसने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सीधा जैकब सर को कॉल किया, मैं आ जाओ इधर आ जाओ। तो उसने बोला क्या हुआ यार, मैं इधर आओ पहले। तो फिर वो लाइन में जहाँ पे हम लोग रहते थे वहीं पे आए। तो मैंने बोला ये पैसे वाला क्या गेम था, क्यों किया ऐसा, ठीक नहीं है। तो उसने बोला यार ये ज़रूरी था, और मतलब मैं ये देख रहा था कि यार ये बंदे किस लेवल के हैं। तो मैंने आके बस जस्ट इनको ये बोला था कि भाई 2 लाख रुपए का पैर बन रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। वो बोला कि 10 मिनट भी नहीं लगे और पैसे इकट्ठे थे, 2 लाख रुपए इकट्ठे थे उस टाइम पे। तो उन लोगों ने बाद में भी बहुत किया। जैकब सर की तो बहुत सारी कहानियाँ मेरे साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं, और अलग ही लेवल का। इसीलिए वो जब आपके लिए एक्स्ट्रा माइलेज गए तो आप के तरफ से भी जो है वो पूरा दिल लग गया उनके साथ में। हाँ, सबका ही है, हम हमारी पूरी टीम ही ऐसी है। हम लोग जो जितने भी उस टाइम पे साथ थे ना, वो आज भी जैकब सर को वैसे ही, और जैकब सर भी वैसे ही हैं सबके लिए। और ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन पैर के बारे में अगर हम बात कर रहे थे, तो ये पैर का क्या हिसाब रहता है कि ये आपको बदलवाना पड़ता है वक्त वक्त के साथ, या आप अपने सहूलियत के हिसाब से आप ऐसा ये करते हैं? पता नहीं लोग इसको इतना लंबा कैसे चला लेते हैं, मेरे पास ये 2 साल भी नहीं रुकता है। अभी ये लेके गया था ये पैर, इसका पंजा पीछे की तरफ घूम गया था, मतलब साइड में घूमा, फिर मेरे को लगा कि ये पीछे तरफ कोई ये पीछे की तरफ ना चला जाए पूरा। फिर इसको इसके साथ में वो लेके चलता हूँ पूरे टोल वगैरह। अच्छा। तो इसको वहाँ ठीक ठाक किया, लेकिन ये बार बार घूम रहा था, तो फिर मुझे अब भी लग रहा है मैं चेंज कराऊंगा, करा रहा हूँ इसको, हो ठीक जाएगा, है, हो गया वो। आपका पैर लग गया, सब चीज़ें हो गई। उसके बाद अब जो आप कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री तक को कोट करना पड़ जा रहा है आपको, कि प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि भाई कि कुछ लोग हैं, मतलब ये प्रधानमंत्री के शब्द नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि कुछ सिरपेरे लोग हैं और ये सियाचिन तक चले जा रहे हैं, उनमें से आप भी हैं हुजूर। और आप जो है आपके साथ ऐसी घटना घटित हुई, उसके बाद क्या जुनून सवार हो गया कि आपने कहा कि अब सारे पहाड़ जो हैं वो मेरे आगे बौने हैं? तो मेरा जो जिस टाइम पे मेरा ये इंसिडेंट हुआ, तो मुझे बाकी कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतना समझ में आ गया था कि मैंने अपनी लाइफ ना, अपनी ज़िंदगी मैंने जी ली है यहाँ पे। और इसके बाद की जो लाइफ है वो मेरी पूरी अब कुछ ऐसे कामों के लिए जानी चाहिए जो कम से कम अब तक नहीं थी। तो उसके बाद से फिर मैंने ऐसा कि लोगों के सामने ऐसा उदाहरण पेश करूं कि भाई ये सब होने के बाद भी लोग कैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं, कैसे स्ट्रेस में चले जाते हैं, कैसे परेशान हो जाते हैं, या फिर उनका थॉट प्रोसेस कैसे चेंज हो जाता है पहले और बाद में। तो इन सब पे मैंने काम किया धीरे धीरे करके, और अब एक एक चीज़ मैंने धीरे धीरे करके ही अचीव किया है। और अब एक 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 अच्छी प्रोफाइल अभी सामने आ रही है जो आज की डेट में है। तो सर चूंकि आप लोगों ने तो मतलब मैं जो पढ़ा मैंने या जो जाना मैंने, तो ये सियाचिन ग्लेशियर का जो सफ़र रहा, जो आप लोगों ने मेरे ख्याल से सितंबर 2021 के आसपास जो आप लोगों ने कीर्तिमान एक तरीके से रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? हाँ, ये भी एक बार क्या हुआ कि मैं उस टाइम पे यूएन मिशन के लिए जा रहा था कहीं बाहर देश के लिए, और उसके लिए दिल्ली में हम लोग कुछ ट्रेनिंग हमारी चल रही थी। वो 6 महीने के आसपास की ट्रेनिंग थी। तो बीच में ही मुझे फिर कॉल आता है जैकब सर का। तो उन्होंने बोला कि यार हम कोई एक सियाचिन में कुछ इवेंट कर रहे हैं, तो आप आओगे क्या वहाँ पे? तो मैंने बोला बिल्कुल आ जाऊँगा, बढ़िया है, ऐसे काम के लिए तो मैं पहले ही वॉलेंटियर रहता हूँ। तो फिर उन्होंने, पहले हमने रैकी का प्लान बनाया था कि रैकी करके आ जाते हैं, फिर कोरोना की वजह से रैकी वैकी कुछ हुई नहीं, तो फाइनल टीम इकट्ठी हो गई, फिर इन्होंने ट्रेनिंग व्रेनिंग वहीं से करवा दिया था। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं ये एक्सपीडिशन के लिए चला जाऊँ, या फिर मैं दूसरा फ़ॉरेन के लिए वॉलेंटियर रहूँ दोबारा से। अच्छा। तो मैंने एक टाइम मेरा ऐसा आया था कि मैंने ये
यूएन मिशन का कैंसिल कर दिया था। अच्छा। और क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगा, मुझसे ये पूछा गया कि भाई वहाँ पे आपको चोट लग गई या फिर ऐसा कुछ हो गया, तो आप क्या इसको स्किप कर सकते हो, फ़ॉरेन को? हम्म, तो मैंने फ़ॉरेन के लिए मना कर दिया था कि अगर मेरा ऐसा कुछ होता है तो उसका जवाबदार मैं हूँ और मैं फ़ॉरेन नहीं जाऊँगा। उसमें मुझे फाइनेंशियली लॉस था, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे इवेंट करने के लिए ज़िंदा हूँ, अब पैसे के लिए तो क्या ही करना है, पैसा तो ज़िंदगी भर बहुत कमाया और पैसे का इससे आगे करेंगे भी क्या। ये अचीवमेंट मेरे लिए ज़्यादा मायने रखती थी पैसे की बजाय। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वहाँ से भी सेफ बच के आ गया और ये वाला भी, दोनों ही काम हो गए मेरे। तो इसमें क्या हुआ था कि जैकब सर का कॉल आया, उन्होंने बोला कि ऐसा इवेंट है, आप करना चाहोगे? तो मैंने वॉलंटियर किया। तो उसके बाद ये सिलेक्शन प्रोसेस हुआ इनका, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक वेट के साथ इनके टेस्ट हुए। तो दिल्ली में ही हमने टेस्ट पूरे किए और यहाँ से फिर फर्स्ट फेज़ हमारा दिल्ली में सोशल जस्टिस मिनिस्टर ने उस टाइम पे हम लोगों को फ्लैग ऑफ किया दिल्ली से। और 15 अगस्त के दिन हुआ था ये। अच्छा इवेंट हुआ, बड़ा इवेंट था। यहाँ से हम लोग निकले और स्पॉन्सर नहीं थे हमारे पास उस टाइम पे, बिल्कुल जीरो टाइम पे स्पॉन्सर आए। महिंद्रा ने उस टाइम पे स्पॉन्सर किया हमको, 12-13 गाड़ियाँ दे दी। और मोबाइल यू उस टाइम पे, मोबाइल यू सामने आया, तो इस कंपनी ने हमको मतलब स्पॉन्सर किया। तो ये दो कंपनियों ने मिलकर हमको स्पॉन्सर किया और हम लोग दिल्ली से निकल लिए। अच्छा, ये रातों रात हुआ ये भी, अच्छा। मतलब सब कुछ हो गया। हम अपने खर्चे पे जाने के लिए हम लोग तैयार हो गए थे। और मुझे मिला था टास्क, मतलब हम सबको ही मिला था, जो मतलब जो सर्विस वाले हैं वो, और कुछ लोग टीम में हमारे कुछ ऐसे बंदे जा रहे थे जिनका फाइनेंशियली काफ़ी वीक थे। तो हम लोगों ने, जैसे मैंने एक बंदा अपनी तरफ से किया कि एक मैं जा रहा हूँ, मैं अपना खर्चा, और एक बंदे का और खर्चा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। ऐसे ही सब लोग हम लोग तैयार होके हम लोग, और बाकी जो जैसे टीम क्लो, उस टाइम पे टीम क्लो से मैंने किया जी था। बिल्कुल और बिल्कुल। टीम क्लो के सभी बंदे ऐसे थे कि जो जिनको कहीं से सपोर्ट नहीं भी मिलेगा तो वो अपने पैसे, पेंशन के पैसे से ये लोग इवेंट करवाते थे। और पीपल और डिसेबिलिटीज़ के लिए इन्होंने बहुत काम कर जी रखा है। जी जी जी। स्कूबा डाइविंग वगैरह भी इन्होंने अपने पैसे पे तकरीबन 300 से ज़्यादा तो मेरे सामने तभी करवा दिए थे इन्होंने। और डिसेबल लोगों के लिए काफ़ी काम कर रहे थे लोग उस टाइम पे। तो लेकिन वो ठीक हुआ कि हमको स्पॉन्सरशिप उस टाइम पे मिल गई और हम लोग यहाँ से निकले थे 15 अगस्त के दिन। तो जगह जगह पे हम क्लाइमेटेशन करते हुए, ले में हुआ, फिर आगे मतलब कई जगह हैं जहाँ पे क्लाइमेटेशन होता है, तो ये सारे वहाँ भी टेस्ट होते थे। तो टेस्ट क्लियर करते 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 लास्ट में इस पूरी टीम का एक इकलौता बंदा ऐसा हूँ जिसका पैर नहीं था और उस टीम में शामिल था। बाकी कोई सिंगल हैंड एम्पूटी थे, डबल हैंड एम्पूटी थे, आइज़ वाले थे, ब्लाइंड लोग थे। तो उन पूरी टीम का अकेला इकलौता मैं ऐसा हूँ जिसका पैर नहीं था, और उसके बाद सियाचिन ट्रैक के लिए मैं वहाँ पे सिलेक्ट हुआ। और ये तो सर मतलब सियाचिन तो एक घटना है मुझे लगता है, और उसके बाद मोटिवेशन आपका कुछ ऐसा रहा कि अब आपने सारे पहाड़ नापने शुरू कर दिए हैं, अब आप मैराथन भी दौड़ने लगे हैं, तो अब क्या चाह रहे हैं अपने लाइफ से आप, या आप क्या स्थापित करना चाह रहे हैं? तो पहली बात तो ये कि जिस टाइम पे सियाचिन गए, तो सियाचिन के बाद फिर पीएम सर ने हमको बहुत, मतलब वहाँ जी। से असली मोटिवेशन वहाँ से आया कि एक छोटे से, इतने छोटे से इवेंट के लिए पीएम की नज़र हम पे है। और पीएम अपने मतलब खुद अपने मन की बात में 2.5 मिनट तक हम लोगों को टाइम दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम कुछ ठीक ठाक अच्छे लेवल का कर रहे हैं। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन भी मिला और वहाँ से मुझे एक ऐसी किक मिली कि मुझे ऐसे काम करते रहना चाहिए। ये काम ऐसे हैं जो बाकी लोगों से मुझे थोड़ा, एक तो यूनिक आइडिया है, और दूसरा उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए सही है जो लोग मेरी तरह कहीं ना कहीं अपना कोई दिक्कत फेस घर कर रहे वालों हैं। को भी सर समझ में आ गया होगा कि अब तो कुछ कर ही रहा है ये, प्रधानमंत्री भी जो है वो तारीफ कर रहे हैं। घर वालों ने, पूरे गांव ने, मेरे पूरे गांव, मुझे तकरीबन 12 किलोमीटर दूर से मेरा गांव लेके आया था। मुझे मतलब इतना रिस्पेक्ट मेरे गांव ने मुझे दिया है ना, मुझे नहीं लग रहा, मुझे वो पीएम का 2.5 मिनट वाला स्पीच छोटा लग गया था जितना मेरे गांव ने मेरा रिस्पेक्ट किया वहाँ पे। अच्छा। तो मेरा गांव, पूरा गांव मेरा खड़ा था, पूरा गांव। मतलब इतना तो मैं बोल रहा हूँ कि पीएम मेरे गांव में आए तो इतनी भीड़ ना हो जितनी मेरे आने पे थे। तकरीबन 20-21 गांव के लोग थे वहाँ पे। वाह। और इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज इतने कम टाइम में। मैं दिल्ली से निकला तब किसी को नहीं पता था, दिल्ली से निकल के घर पहुंचा तब तक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर दिया था इन्होंने। और वो लाइन ही कम से कम नहीं तो 5-6 किलोमीटर की लाइन थी। बाबा रे। इतने लोग वहाँ पे खड़े थे, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं पता नहीं कितना बड़ा और क्या काम करके आ गया हूँ। तो मेरे गांव ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरा गांव अभी भी साथ तो देता है खुद भी बहुत। तो अब उस वक्त खुद पे भरोसा हो रहा था कि ये कर लूंगा, या मैं कर चुका हूँ मैं, वो क्या आपकी मनोस्थिति क्या थी? किसी भी काम करने से पहले आपको ये पता नहीं लगता कि जिस काम के लिए आप जा रहे हो अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये तो दिमाग में रहता ही नहीं। बस इतना रहता है कि मुझे अपना करना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे बात की बात है।
हो सकता है मैं रास्ते से वापस आ जाता, हो सकता है मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस इतनी हो चुकी थी कि अच्छे जिन लोगों ने कंडक्ट किया था वो सब पूरे स्पेशल फोर्सेस वाले ही बंदे थे, वेटरन थे पूरे। और ट्रेनिंग तो हमारी, तो मैं तो खुद ही स्पेशल फोर्सेस वाला, मुझे तो 2 रोल करने पड़े। मुझे पार्टिसिपेंट का भी रोल करना पड़ा, इंस्ट्रक्टर का भी रोल करना पड़ा, तो मुझे तो डबल रोल मिला हुआ था वहाँ पे। और इसलिए मैं कर गया क्योंकि मुझे करवाना भी था साथ लग के और करना भी था, तो इस वजह से मेरा ध्यान वहाँ भी डाइवर्ट हो गया कि भाई मैं ही अगर ऐसे करूँगा तो करवाएगा कौन। तो उन क्योंकि मैं दोनों तरफ से खेल रहा था। बिल्कुल। सर तो ये तो बहुत बड़े-बड़े अचीवमेंट्स रहे हैं आपके जीवन के। आपने जब अपने शरीर पे वर्दी डाली तो आपने बियॉन्ड अपनी ड्यूटीज से आगे जाकर देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए काम किया। देश को पर होने वाले कितने अप्रत्याशित हमलों को आप लोगों ने खत्म किया। घटना घटित हुई उसके बावजूद भी आप मोटिवेट करने का ही काम कर रहे हैं सर। और मोटिवेशन का जो लेवल है वो मैं देख पा रहा हूँ। मालूम है आपके बारे में कि भाई मैराथन भी अब आप दौड़ रहे हैं। आगे के क्या प्लान्स हैं, अगर आप बताना चाहें तो। मैं अभी बता देता हूँ पहले मैंने किया क्या क्या है। तो अ, मैंने पहले बताया आपको कि मैं यूएन मिशन जाने तक का मैंने लगभग बता दिया आपको। उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड एक किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद यूएन मिशन दोबारा गया हूँ। यूएन मिशन से वापस आके मैं शूटिंग में चला गया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं एडवेंचर ज़्यादा कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स की तरफ भी एक बार जाके देख लेता हूँ कि वहाँ क्या है। तो तकरीबन 45 दिन की प्रैक्टिस में मैंने नेशनल मेडल ले लिया था वहाँ पे। तो अच्छा। मैं ट्रैप शूटिंग का नेशनल मेडलिस्ट हूँ। इसके बाद फिर वहाँ से फिर मैं वापस आके मैंने सोचा कि अब लाइफ थोड़ा सा ना अलग टाइप से, और मुझे मज़ा आता है मैं अलग अलग ट्रैक में कुछ ना कुछ करता रहूँ, तो मुझे मज़ा आता है कुछ ना कुछ अलग होता रहे, कुछ मल्टीटास्किंग में मुझे बड़ा मतलब अच्छा फील होता है। स्काउट का काम होता है सर कि सेफ रास्ता तलाशते रहना अपनी टीम के लिए। हाँ। उसके बाद आप जो स्काउटिंग कर रहे हैं, अब आप अपने जीवन में एडवेंचर के लिए स्काउटिंग कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स कर लूँ, ये भी कर लेता हूँ। और आप जिसमें जा रहे हैं उसमें आप अब अब मैं देखिए। यूथ के लिए स्काउटिंग कर रहा हूँ। अब मैं अच्छा। यूथ के लिए कर रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फालतू का स्ट्रेस लेके घूम रहे होते हैं, जो उनका तो कम से कम उनके स्ट्रेस मैनेजमेंट में अगर छोटा सा एक पॉइंट मेरा भी कहीं शामिल हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो उस पर आएंगे बाद में। तो ये वाला, तो शूटिंग में मेडल हो गया था। उसके बाद वापस आने के बाद, इससे पहले मैंने स्कूबा डाइविंग भी कर लिया था। और ये सब करने के बाद दौड़ा नहीं जा रहा था, बस ये बड़ा खल रहा था दिमाग में भी, ये चल रहा था यार दौड़ा नहीं जा रहा, दौड़ा नहीं जा रहा। क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि पैर कटने से पहले की और बाद की लाइफ में बस एक ही फ़र्क है, वो दौड़ने वाला है। बाकी तो मैं सब कर ही था, ट्रैकिंग में कर ही रहा था, बाकी सब स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग मेरा छूट गया था। वो मैंने 2-3 बार कहीं पे अप्लाई किया लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम पे ओलंपिक्स में नहीं था स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। बाद में ओलंपिक्स में हुआ, तब तक मैंने ट्रैक चेंज कर दिया था, मैं दूसरी जगह पे मेरा ध्यान चला गया था, तो इसकी वजह से मैं दोबारा वहाँ पे नहीं गया। तो अब उसके बाद दौड़ने वाला तो फिर यह है कि मेरे यूनिट में मेरे सीईओ जो हैं अभी, उन्होंने उनका बड़ा अहम रोल है। और एक एक डॉक्टर थे उस टाइम पे, मेरे यूनिट के एक डॉक्टर हैं। तो इन दोनों, मैंने इनको बताया कि कोई पैर मुझे चाहिए जो दौड़ा दे, और कुछ एक नया पैर आया है। तो हमने पहले तो बाहर से सब जगह से कोशिश किया, कहीं नहीं हो पाया, तो फिर इन्होंने बोला कि ठीक हम बात करते हैं। तो डॉक्टर मेजर सुरेंद्र पूनिया सर हैं, तो वो पुराने मेरे यूनिट के रहे हैं। और तो मैराथॉन्स वगैरह के बहुत बहुत अच्छे उन्होंने, सोल्जरोथॉन और फिटसन करके 2-3 अभी ये इवेंट वो करवाते हैं ऑल इंडिया में। तो फौज की जहाँ भी लोकेशन होती है लगभग वहाँ पे वो ज़्यादातर इवेंट करवाते रहते हैं। और बड़ा उनका मतलब बड़ी तगड़ी फ्रेंड फॉलोइंग है, जी जी जी। और लोग उनको बहुत फॉलो करते हैं और लोग मानते भी हैं। तो ये लगा लो कि हर शहर में 10-12-15 हज़ार लोग उसके मिल जाएंगे चाहने वाले। अच्छा। उनसे बात हुई, तो मेरे यूनिट में पुराने थे, वो पहले रहे हुए थे, उनके कानों तक जैसे ही बात गई कि अजय को ऐसे ऐसे, तो वो मेरे साथ सर्व किए हुए हैं और अच्छे से जानते हैं। तो उनको जैसे पता लगा तो उनके एक दोस्त हैं कोई मुंबई में, उन्होंने उनसे बात किया और इन्होंने मेरे को 5,40,000 का एक दौड़ने वाला पैर लगा के दे दिया। तो तब से फिर मैंने मैराथन वगैरह शुरू कर दिया, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं मेरे साथ, मैं ज़्यादा लंबा नहीं दौड़ पा ठीक रहा है। हूँ। जबकि क्योंकि वो पैर एक्चुअली कोई पैर बना ही नहीं है मेरे वाले केस के लिए दौड़ाने के लिए, लेकिन अच्छा। फिर भी ज़बरदस्ती करके उसका जुगाड़ करके हम लोगों ने हाँ किया हाँ। था। लेकिन वो ठीक है, जितना चल पा रहा है, जितना मैं दौड़ पा रहा हूँ 8-10-15 किलोमीटर तक, मैं उतने में ही लगा हुआ हूँ। और तो मैराथन में दौड़ लेता हूँ अभी। लेकिन अब आगे आने वाले टारगेट का आपने पूछा, तो आगे आने वाला, पहले मैंने सोचा था कि बाइक रैली करता हूँ एक कश्मीर से कन्याकुमारी। तो उसमें थोड़ा सा ये है कि बाइक पे बैठ के कोई भी चला जाता है बोला। तो मेरे साथ वालों ने ही, या जो हमारी जो टीम है,
तो उन्होंने बोला यार कुछ और यूनिक करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, क्यों ना हम साइकिल से चले जाएं। तो मैं प्लान कर रहा हूँ, उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है अच्छा। कि हम एक साइकिल रैली कर रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी। तो देखते हैं, कर रहे हैं, मतलब अपने दिल से तो कर ही रहे बिल्कुल हैं, बाकी अभी सर, देखते हैं। बिल्कुल सर। और तो चूंकि हमने कई पहलुओं पर बात की और अब आखिरी हिस्से में अगर हम थोड़ा बात करें यूथ के लिए, आपके पर्सनल चॉइसेस के लिए, तो मैं तो एक तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि फौज में जो लोग रहते हैं उनको मोर और लेस AK-47 जो है उनकी पसंदीदा बंदूक रहती है। आपकी चॉइस कुछ अलग रही है या AK-47 ही आपकी पसंदीदा बंदूकों में से नहीं एक नहीं, है? सेम है, सेम है। AK-47 से अच्छा हथियार मैंने आज तक देखा नहीं है। और जहाँ तक लोग हैं, मतलब ऑन एवरेज ज़्यादातर AK के फ़ैन मिलेंगे लोग। अच्छा हथियार है, और AK बेस्ट है मेरे हिसाब से भी। ठीक है। क्योंकि बाकी वेपन तो मैंने 20-22 वेपन चलाए हैं, अच्छा। लेकिन AK जैसा मज़ा नहीं आता। मैंने टैबोर चलाया, M4 चलाया है, लेटेस्ट वेपन भी चलाए हैं, लेकिन हम्म। जो मज़ा AK में है वो मज़ा फिर किसी में है नहीं। बिल्कुल सर। तो सर अब जरा हम यूथ्स के लिए मोटिवेशन के लिए भी बात कर लेते हैं कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं, आज का यूथ जो है वो बड़ा कभी गुस्सा कर जाता है, कभी डर जाता है। तो चूंकि आपने अपने जीवन में सब कुछ देख लिया है, मुझे लगता है कि कल्पनाओं से परे चीज़ें आपने देख ली हैं, क्योंकि कोई कभी अपने लिए ये सब सोचता नहीं है। तो मुझे ये जानना है कि सर डर से ओवरकम कैसे करते हैं? सर पहली बात तो ये है, आपको डर को पहचानना पड़ेगा, डर किस लेवल का है, या डर है भी या कुछ और ही है। तो डर का मतलब क्या है, आप किसको डर मानते हो, क्या है डर, क्या है, क्या डर? कि हम जिसको बोलें कि डर मतलब क्या, स्ट्रेस को डर तो नहीं बोल रहे हैं कहीं अच्छा। हम कहीं स्ट्रेस को तो डर नहीं बोल रहे हैं। हम्म। या डर है क्या, मतलब डर की डेफिनेशन ही मुझे नहीं पता आज तक कि डर होता क्या है। हम्म। तो डर को ओवरकम तो तब करेंगे जब डर का पता हो कि डर होता क्या है। हाँ, स्ट्रेस अलग चीज़ होगी, डर अलग चीज़ हो गया। डर तो हो गया कि किसी चीज़ मतलब आप कहीं आप कुछ कर रहे हो, और आपको वो कर नहीं पा रहे हो आप उसको पूरा, तो आपको जो होगा वो डर नहीं है। मतलब पढ़ाई से ही ले लो, हाँ। कि बोलते हैं कि पढ़ाई के लेके डर, भाई पढ़ाई को लेके डर कैसे हो सकता है? आपने टारगेट ले लिया यूपीएससी का, आप उसको क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो वो जो है वो स्ट्रेस है, वो डर नहीं है। डर कब होगा, जब थप्पड़ आके आपके चेहरे के पास रुकेगा ना, और जब आप ऐसे करोगे, वो डर है। हम दोनों चीज़ों को मिक्स कैसे कर देते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। डर वो है जब आपके कनपट्टी पे यहाँ पे पिस्टल रखा होगा, और वो दबाने से पहले का जो क्लिक की आवाज़ आएगी, वो जब जब आपके पसीने छूटेंगे, वो डर है। क्या गजब की बात बोल दी आपने। तो हम जब बच्चे लोग ये सोचते हैं कि मैं इस चीज़ से डरती हूँ, मैं मैथ से डरता हूँ, भाई मैथ ने कट्टा थोड़ी रखा है यहाँ, मैथ से क्या डरना है? आप मैथ से डर रहे हो, तो इसमें तो डरने का रोल ही नहीं है। आप बस ये कि आप उस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस, घबराहट है उसकी। घबराहट। घबराहट भी तो वही है, डर ही तो है। बस वो है कि आप ये समझो कि भाई जिसको आप स्ट्रेस बोल रहे हो और जिसको आप डर बोल रहे हो, ये दोनों चीज़ अलग हैं। अच्छा। डर वो है जब मम्मी लकड़ी लेके ना पीछे पड़े और दो पीठ पे पड़ चुकी हो और तीसरे आने का वेट हो, उसके बीच का जो वो मोशन है ना, वो डर है। हाँ। अब बात आई स्ट्रेस की, तो देखो स्ट्रेस तो बहुत है, बच्चों पे आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। और ये तो माँ बाप को भी मतलब समझना पड़ेगा कि भाई जो आप दे रहे हो, वो आप केवल बच्चे को, आप एजुकेशन नहीं दे रहे हो, आप बच्चे को स्ट्रेस दे रहे हो। और ये स्ट्रेस आपके बच्चे को अपाहिज बना देगा मेंटली। तो आपका बच्चा फिजिकली सही भी होने से, मेंटली अगर आपका बच्चा अपाहिज हो गया, तो किसी काम का नहीं है। वो अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाएगा, वो अच्छे रिलेशनशिप में नहीं रहेगा, वो अच्छा बेटा नहीं बन पाएगा, कल को अच्छा बाप भी नहीं बन पाएगा। क्योंकि आप उसको जो सिखा रहे हो अपने बच्चों को, वही तो देगा जो उसने सीखा है। तो स्ट्रेस थोड़ा देना कम करो यार, बच्चों के ऊपर थोड़ी ना आप इतने अपने अपने सपने उन पे लाद दे रहे हो, क्योंकि आप पूरा नहीं कर पाए। सर कभी आपने अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल को या अपने जीवन में आपने अभी तक जो जो किया उसको कभी शब्दों में गढ़ने की कोशिश की कि ये क्या है, मतलब आपकी नज़र में जो आपकी अभी तक की जीवन यात्रा है वो क्या है? देखो, पैर कटने से पहले जो मेरी ज़िंदगी थी, उसको मैं ज़िंदगी नहीं मानता। उसको इसलिए क्योंकि वो मुझे ही नहीं पता था मेरी डायरेक्शन क्या है। मैं करता
कुछ भी कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, जी रहा हूँ, मतलब क्या है वो, कोई भी आम आदमी जिएगा और ऐसी ही लाइफ रहेगी उसकी। तो उसके बाद जो मेरी लाइफ हुई है, पैर कटने के बाद की जो मेरी लाइफ है ना, उसके बड़े मायने मेरे लिए। वो मेरे लिए बड़ा मोटिवेट, मैं खुद अपनी लाइफ से मोटिवेट हो रहा हूँ। मुझे खुद ये लग रहा है कि हाँ, अब कोई जगह है जहाँ मैं स्टैंड करता हूँ। अब मैं लोगों को ये चीज़ बताने के लायक हुआ हूँ, मेरी प्रोफाइल इस लायक है कि मैं लोगों का मोटिवेट करूँ, या लोगों को, यूथ को अब मैं ये जी, बताऊँ बिल्कुल। कि भाई कम से कम आप, ये रास्ते आपके लिए सही हैं, ये रास्ते सही नहीं हैं। आपको मतलब एक डायरेक्शन अभी देने के लायक मैं हूँ कि मैं कम से कम बच्चों को मैं इतना गाइड कर पाऊँ कि भाई आप अपनी लाइफ को कैसे अच्छे से जी पाओगे। क्योंकि मैंने उस ज़िंदगी और मौत का वो सफ़र देखा है, वहाँ से मैं बाहर निकला हूँ कि आप लोग जितने, जो आसानी से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, तो सुसाइड तो बहुत आसान है, सुसाइड बहुत आसान है, मरना तो आसान है, असली दम तो जीने वाले के लिए चाहिए। ज़िंदगी मुश्किल है, ज़िंदगी का जो सफ़र है इसको काटने के लिए दम चाहिए भाई। मरने में क्या है, मरने में तो 2 सेकंड है, कोई भी मर जाएगा। जो जीने में जो जोर लगता है ना, जो जीने में जो ताकत चाहिए, वो मरने वाले का क्या है, मरने वाला तो कहीं भी मर जाएगा, लेकिन जीने के लिए जो ताकत लगती है ना, असली मर्द या फिर असली जो दमदार लोग वो होते हैं जो भाई अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाते हैं। सर, अभी भी आंख बंद करते हैं, कभी सोचते हैं उस घटना के बारे में जो आपके साथ हुआ माइंड ब्लास्ट में? कभी उसको रिकैप करने की कोशिश आज भी करते हैं आप? क्या लगता है तब, क्या महसूस करते हैं? नहीं, मैं अपने आप से बातें करता हूँ, अपने आप से जब भी मेरे को टाइम लगता है, महीने में एक आध बार मैं बैठ लेता हूँ और मैं खुद से बातें करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और मुझे इससे ये भी पता लगता है कि मैं आज किस स्टेज पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं याद करता हूँ। सर, एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे, वो ये कि कई बार क्या होता है ना कि किसी सिचुएशन में आप पड़ गए और आपने कुछ गलत कर दिया, या आपने कोई जवाब नहीं दे पाए। आदमी अकेले में बैठता है, फिर उसको रिकैप करता है, रिप्ले करता है, वहाँ जवाब देने की कोशिश कर रहा होता है, उस सीन को दोबारा अपने मन में अपने लिए ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। आपने कभी ये करने की कोशिश की है क्या? माइंड ब्लास्ट वाले इंसिडेंट को लेकर पूछ रहा हूँ। देखो, जो चीज़ हो चुकी है ना, वो हमारे बस में नहीं है। तो जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप सोच लेते हो, वो अपने दिल को खुश करने के लिए कुछ भी आप बोलते हो। मैं ही सोच लूँ यार, मैं उस दिन, काश मैं उस दिन नहीं जाता, काश मैं उस दिन पैर नहीं रखता, काश मैं 1 फीट यहाँ पे होता, काश मैं ये करता। तो ये जो काश है ना, इन चीज़ों के कोई सवाल के जवाब कहीं नहीं मिलते हैं और इनको सोच के कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसे सवाल मैं सोचता भी नहीं हूँ। ना मुझे ऐसे जवाब देने होते हैं और ना मैं अपने आप से भी देता हूँ। जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। आगे ऐसी गलतियाँ नहीं करनी होती हैं, लेकिन हमको पता होगा तब ना, हमको थोड़ी पता कहाँ पे माइन है, या फिर ये तो एक माइन वाली बात है। ज़िंदगी में भी एक बार गिर के आदमी उसी गड्ढे में दोबारा गिरे तो फिर गलत है। एक बार गिर के दोबारा वहाँ नहीं गिरे, तभी तो इंसान है। तो जानवर और इंसान में फ़र्क तो यही है ना, थॉट प्रोसेस का ही तो फ़र्क है। आप एक गड्ढे में, मतलब एक गड्ढे से मतलब है कि हम, बच्चे भी हमारे एक बार गलती कर लेते हैं। मान लो आजकल ऑनलाइन गेमिंग बहुत चल रहा था, अभी तो सरकार ने बंद कर दी है। तो बच्चे ने एक दिन खेल लिया, तो उसको फिर ये रियलाइज़ होना चाहिए कि ये जो मैंने पैसा खर्च किया अपने बाप का, ये पैसा मेरा नहीं था और ये मुझे नहीं खर्च करना चाहिए था। अगर वो अगले दिन भी ये सोच के भी खेलता है तो वो गलत है, लेकिन वहाँ पे अगर वो रुक जाता है तो इसका मतलब वो इंसान है और मतलब उसका वो मतलब मेंटली सही है। सर, बिल्कुल, अब लास्ट के 2 सवाल है मेरे पास आपके लिए। एक तो ये कि ऑनलाइन का ज़िक्र किया आपने, आजकल ये वीडियो का बड़ा कल्चर है, सारे यूथ जो है वो एकदम परेशान है वीडियो बनाने में। और आजकल मैं देख रहा हूँ ये गन कल्चर भी बड़ा चला हुआ है कि मतलब लोगों को गुंडा बनना है, लोगों को माफिया दिखना है रील में, विलेन का किरदार निभाना है लोगों को रील में। तो इसको लेकर कोई राय रखते हैं आप? आपकी क्या सोच है? क्या कहना चाहते हैं यंगस्टर्स से आप? देखो सर, पहला तो ये है, गन कल्चर की आपने बात करी, तो ये ना टाइम टाइम पे बदलता रहता है। ये जो कुछ ट्रेंड होते हैं ये टाइम टाइम पे चेंज होते रहते हैं। और रही गन कल्चर की बात, तो ये दिल्ली एनसीआर में ही है। तो मुंबई साइड में तो बहुत पहले था, किसी टाइम में, जब मिलिटेंट से बोल रहा वो हूँ, जिस जब टाइम पे दाऊद वाला दाऊद गिरोह वाला डी और ग्रुप, हाँ, तो ये गन कल्चर उस टाइम पे वहाँ था। तो आज ये यहाँ शिफ्ट है, कल कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ता होगा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि वही गन तो मूवीज़ में देखते हैं हम, वही गन तो हम भाई बॉलीवुड में नहीं तो हॉलीवुड मूवी में तो देखते ही हैं। तो अगर गन देखने से ही कोई गन उठा ले, ये मेरा तो ये मानना नहीं है। भाई गन देखने वाला तो फौजियों की गन देख के भी उठा लेगा,
तो फिर वो तो अपना माइंडसेट है ना बच्चे का कि वो किस तरह उसको ले रहा है। और अगर कोई आप मेरे को पता है आप सीधा इशारा कर रहे हो कि गाने वाने जो चल रहे हैं गन कल्चर के वगैरह वगैरह, इनके बारे में भी बोल रहे होगे आप ना। नहीं, मतलब ये जो रील वील में आजकल लोग जो बड़ा शौक रखते हैं बंदूक दिखाने का और उस तरह की चीज़ों का, और मेरे पूछने का मकसद इसलिए भी है क्योंकि आप लोग वाकई में आप लोगों ने वो चीज़ें करी, आप लोगों ने बंदूक चलाई हैं, लेकिन आप लोगों ने देश की सुरक्षा के लिए बंदूक चलाई हैं। आपके मुंह से इस तरह की बात का आना कि भाई इसका इस्तेमाल जो है वो वैधानिक तरीके से ही होना चाहिए, गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो ज़्यादा मायने रखता है। ये बात सही है। आपने कोई 50 से ऊपर की एज का कोई आदमी ऐसा देखा है जो गन के साथ रील बना रहा होगा? नहीं। नहीं ना, क्योंकि वो मैच्योर हो चुका है, उसको पता है ये गन में लाइफ नहीं है, ये थोड़े टाइम का एक होता है और ये एज फैक्टर है, ये सभी के साथ आना होता है। तो कुछ लोग अपने डोले दिखा के करते हैं, कुछ रील बना के करते हैं, कुछ लोग कुछ सेवा करके करते हैं, ऐसे ही वो लोग भी होते हैं। लेकिन बस उनके दिमाग में बैठा हुआ कि असली ज़िंदगी इसमें है, हवाबाजी कहते हैं इसको ना, तो वो हवाबाजी के लिए दिखा लेते हैं। लेकिन क्या वही आदमी जो आज गन के साथ बना रहा है, क्या 50 साल की एज के बाद वो गन के साथ बनाएगा? नहीं बनाएगा। उसको समझ में आ जाएगा कि अब ये चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं। बस यही फ़र्क है कि आज उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो अपने आप को 50 साल का 60 साल का समझे और फिर ये सोचे कि क्या मेरा एक गन लेके और ऐसे लहरा के वीडियो बनाना सही है कि गलत है। अगर उसका बच्चा कल गन लेके घर में आ जाएगा ना, जब वो थोड़े से और टाइम के बाद 10 साल 20 साल के बाद उसी का बच्चा घर में रियल के गन लेके घर आ जाएगा और बोलेगा कि पापा मैंने आपका वीडियो देख के ये सब शुरू किया है, तो उनका क्या रिएक्शन होगा? तो क्या वो वैसे ही उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि अपने ज़माने में तो उन्होंने यही किया है। उनके बच्चे करेंगे तब उनको बड़ा दुख लगेगा। तो आज ही क्यों नहीं समझ जाते? सही बात है सर। सर, एक आखिरी सवाल, सोसाइटी को, यूथ को क्या कहना चाहते हैं, क्या अपनी बात रखना चाहते हैं आप? सर मुझे तो सबसे बड़ा ना, सबसे बड़ा दुश्मन जो दिख रहा है आजकल, तो वो दिख रहा है स्ट्रेस। वो हर चीज़ को, किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपसी संबंधों का हो सकता है, घर में परिवार में हो सकता है, दोस्तों के साथ हो सकता है, अपनी लाइफ को लेके हो सकता है, काम को लेके हो सकता है, पढ़ाई को लेके हो सकता है, जिम्मेवारियों को लेके हो सकता है। तो ये जो स्ट्रेस है ना, बस आदमी अगर इस स्ट्रेस को मैनेज कर ले तो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकता है। और क्योंकि मैंने ये किया है, मैं जिस स्ट्रेस से गुजरा हूँ मुझे पता है, जिस हालात में मेरी ज़िंदगी थी और आज मैं जहाँ पे हूँ, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ आज भी। पहले तो था ही था, आज भी मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे कोई स्ट्रेस ज़्यादा टाइम तक पकड़ नहीं पाता है। अब होता भी है कुछ तो मैं उसको मैनेज कर लेता हूँ खुद से बात करके। सबसे आसान तरीका है कि आप उसको पहचानो कि स्ट्रेस आपका किस लेवल का है, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपके हाथ में कुछ है या नहीं है। अगर वो स्ट्रेस आपकी वजह से ही आपके हाथ में है तो उस पर काम करो, लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो स्ट्रेस किसी दूसरे की वजह से या आपके हाथ में नहीं है तो फिर उसको लेने से फ़ायदा क्या, तो फिर ले क्यों रहे हो उसको? तो ये छोड़ना आना चाहिए। स्ट्रेस को पहचानो, इस पे काम करो, अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बिना स्ट्रेस के बहुत अच्छी लाइफ है, लोगों को जीनी चाहिए। बिल्कुल। सर, तो आपने अपना वक्त दिया, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमसे बातचीत करके अच्छा लगा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा है। और मेरी तरफ से आपको भी, आपके व्यूअर्स को भी जय हिंद, जय बिल्कुल। भारत। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत तक।